ऑलराइट जी। सो हेलो, नमस्ते, वणक्कम, होला, मरहबा, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। की हाल चाल गाइस? दिस इज शुभम गुप्ता लाइव विद यू ऑन द प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइज आर डूइंग ग्रेट एंड यू आर हैविंग एन अमेजिंग टाइम एट योर प्लेसेस। आई रियली विश यू पीपल एंड योर फैमिली मेंबर्स द पिंक ऑफ योर हेल्थ। तो आज के सेशन में, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन्स, we are going to start with a chapter straight away coming from your history textbooks, and that is French Revolution. So in this session of sprint, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, in a single shot, in one go, हम ये पूरा चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को हिस्ट्री से बहुत डर लगता है एंड स्पेशली चैप्टर्स फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, जहां पर फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन जैसे चैप्टर्स हैं, जहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, इवेंट्स हैं, डेट्स हैं। सो इन दिस सेशन हम लोग पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, पूरी टाइमलाइन, इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड वो पॉइंट्स को टच करेंगे जहां से क्वेश्चन बहुत ईजिली बन सकता है, विच इज मोर लाइबल टू फॉर्म द क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक छोटा सा अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं इस पूरे चैप्टर का, इस पूरे चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे समझना कि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक्चुअली में क्यों हुआ, उसके पीछे क्या रीजन था, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, द सोशल स्ट्रक्चर एंड द इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन होने की वजह से फ्रांस में क्या क्या चेंजेस आने शुरू हुए, पॉलिटिकल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, और किस तरह से वहां पर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस टू द राइज ऑफ नेपोलियन, हम पूरी कहानी को समझेंगे। एंड उसके बाद हम लोग समझेंगे द रोल ऑफ विमेन, द चेंजेस इन द फ्रेंच सोसाइटी आफ्टर मैथ। ये सब कुछ हम रिवाइज करेंगे, समझेंगे इन टुडेज सेशन। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स बिगिन विद द रिविजन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो सबसे पहले इफ यू कैन सी, और आपको पता भी होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है फ्रॉम 14th ऑफ जुलाई 1789। ये डेट प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन 14th ऑफ जुलाई 1789। अब इस दिन हुआ क्या था? देखिए, इस दिन इन द मॉर्निंग द एंटायर सिटी ऑफ पेरिस, पेरिस विच इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, द एंटायर सिटी ऑफ पेरिस वाज एक्चुअली अलार्म्ड। पूरे पेरिस में भगदड़ मची हुई थी। अब ये क्या हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था? बेसिकली पेरिस में ये अफवाह फैल गई थी, देयर वाज अ रूमर कि राजा लोगों को मारना चाहता है, ही सेंट हिज ट्रूप्स टू किल द पीपल। तो लोगों को लगा कि हम भी अपना बचाव करेंगे, हमें भी एक पीपल्स मिलिशिया बनानी चाहिए। तो ऑलमोस्ट 7,000 मेन एंड विमेन, लगभग 7,000 महिलाएं पुरुष इकट्ठा हुए, एक पीपल्स आर्मी बनाई टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट द ट्रूप्स ऑफ द किंग, अगेंस्ट द रॉयल ट्रूप्स। राजा का विरोध करने के लिए पीपल्स मिलिशिया बना दी। एंड दे स्टार्टेड अटैकिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, दे स्टार्टेड अटैकिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज, दे स्टार्टेड लूटिंग द शॉप्स। बाजार को लूटने लगे, किस लिए? हथियारों के लिए। इन द सर्च ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशंस दे स्टार्टेड अटैकिंग एंड लूटिंग डिफरेंट ऑफिसेज, बिल्डिंग्स, शॉप्स, क्योंकि हथियार तो चाहिए राजा का विरोध करने के लिए। सो दिस वॉज गोइंग ऑन 14th ऑफ जुलाई 1789। अब इसको हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की बिगिनिंग क्यों मानते हैं? क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन था, इट वॉज अ हिस्टोरिकल डे, हिस्टोरिकल इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ एंटायर फ्रांस। वहां पर एक किला था, द फोर्ट ऑफ बेसील, बेसील का किला। लोगों को यह मालूम चला कि इन द बेसमेंट ऑफ बेसील एक बहुत बड़ा आर्म्स एंड एम्यूनेशंस का एक स्टोर रूम है जिसको लूटा जा सकता है। सो पीपल रश्ड टुवर्ड्स द फोर्ट ऑफ बेसील। लोगों ने रॉयल गार्ड्स को मारा। वहां पर ऑलमोस्ट 7 प्रिजनर्स थे जिनको छोड़ दिया गया, और पूरे किले को लोगों ने तोड़ दिया। the entire fort was actually demolished by the people. और ये demolition of the fort of Bastille, the storming of fort of Bastille is considered to be the official beginning of the French Revolution. फ्रांस की क्रांति की जो ऑफिशियल बिगिनिंग है वो फोर्ट ऑफ बेसील को मानते हैं, स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट ऑफ बेसील। तो ये प्लीज ध्यान रखिएगा कि ये जो फोर्ट ऑफ बेसील है, इसको जब लोगों ने तोड़ा, यही है ऑफिशियल बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, विच इज ऑन 14th ऑफ जुलाई 1789। अब सवाल ये उठता है कि इस बेसील के किले से लोगों को क्या नफरत थी? देखो, एक रीजन तो ये भी था, बड़ी ये एक मानवीय प्रकृति है, इट्स अ ह्यूमन नेचर, कि अगर आपको किसी व्यक्ति से नफरत है तो उसकी हर चीज से नफरत होगी।
पीपल हेटेड द किंग, पीपल हेटेड द रॉयल फैमिली, पीपल हेटेड द मोनार्क, तो इस किले से भी नफरत थी। बिकॉज दिस फोर्ट ऑफ बेसील वॉज एक्चुअली अ सिंबल फॉर द डिस्पोटिक पावर्स ऑफ द किंग। राजा की जो असंख्य शक्तियां थी, इननंबरेबल पावर्स थी, अनकंट्रोल्ड पावर्स थी, उनका ये एक जीता जागता उदाहरण था, एग्जाम्पल था, सिंबल था। तो इसको तोड़ना बहुत लाजमी था। तो इस फोर्ट को तोड़ा गया 14th of July 1789। दिस फोर्ट्रेस प्रिजन, इट वॉज डिमोलिश्ड बाय द पीपल। अब थोड़ा सा इस कहानी में पीछे चलते हैं। लेट्स गो बैक इन हिस्ट्री, लेट्स रिवाइंड आवर टेप्स टू अंडरस्टैंड कि ये कहानी की शुरुआत कहां से होती है, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ऐसा लोगों के मन में क्यों नफरत थी राजा को लेकर, व्हाट वाज रॉन्ग विद द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ फ्रांस, व्हाट वाज रॉन्ग विद द किंग एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा सा इसके रूट कॉज को समझते हैं। लेट्स रिवाइंड आवर टेप्स, लेट्स डाइव इनटू द हिस्ट्री बिफोर द रेवोल्यूशन। देखिए 1774 एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है इन फ्रेंच हिस्ट्री। 1774 में लुई 16th बिकेम द किंग ऑफ द फ्रांस। राज सिंहासन पर बिठा दिया गया लुई 16th को, और रानी का नाम था मैरी एंटनी। ही वॉज मैरिड टू क्वीन मैरी एंटनी। शी वॉज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस। ये दोनों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि दे वर नेवर इंटरेस्टेड इन व्हाट वाज हैपनिंग इन फ्रांस। राजा को कोई इंटरेस्ट नहीं था इन हिज एम्पायर, इन हिज इकोनॉमी। ही वॉज टोटली एनग्रॉस्ड इन द लग्जूरियस लाइफ inside his palace. His ministers were corrupt, brazenly corrupt. कोई इंटरेस्ट नहीं था कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, what are their grievances, their problems. दिन भर दो ही काम करता था, या तो पीता था या नर्तकियों के नृत्य देखता था, है ना। तो ये लुई 16th के बारे में एक ही लाइन याद आती है मुझे कि दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में, दिन ढल गया तो रात गुजरने की आस में सूरज नदी में डूब गया और लुई 16th गिलास में। That was the situation for Louis XVI. ये and his wife Princess Mary Antony, Queen Mary Antony, इसको भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। She was always surrounded with flatterers. जो चापलूस टाइप के लोग थे वो मैडम को घेर के रखते थे, मैडम आप ऐसे, मैडम आप वैसे। Indirectly we can say Louis XVI was under the thumb of Mary Antony. Indirectly we can say the entire court was under the thumb of Mary Antony. That's why the entire administration was a failure. It was a corrupt administration. His policies were corrupt. He is a classical example of failed administration, failed monarchy. है ना। अगर कोई नाव दो अंधों के भरोसे तो वो डूबेगी। महाभारत में कौरव क्यों हारे? दो अंधों के भरोसे थे, धृतराष्ट्र और गांधारी। यहां पर लुई 16th, मैरी एंटनी, दो अंधे। तो दो अंधों के भरोसे चलेंगे तो नाव डूबना बहुत लाजमी है। बेसिकली जो भी फ्रांस की रॉयल ट्रेजरी थी, जो शाही कोष था, सारा पैसा वाज गोइंग इन द ड्रेन। पैसा व्यर्थ ही बहाया जा रहा था। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। अब क्योंकि रॉयल कोर्ट को मेंटेन करना है, इतनी बड़ी आर्मी मेंटेन करनी है, दिस एंटायर सिस्टम हैड टू बी मेंटेन्ड, तो उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा बहाए जा रहे थे। इवन ऐसी चीजों में पैसा बहाया जहां पे जरूरत नहीं थी, लाइक द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ अमेरिका। जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जहां पर 13 अमेरिकन कॉलोनीज वर फाइटिंग फॉर देयर इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटेन। अमेरिका ने नहीं कहा था हमारी हेल्प करो, लेकिन इन्होंने अपनी आर्मी को भेज दिया एंड ही प्रोवाइडेड विद द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू अमेरिका कि हम तुम्हें आजादी दिलवाएंगे। क्यों? द ओनली मोटिव वॉज टू फाइट अगेंस्ट देयर कॉमन एनिमी ब्रिटेन। ब्रिटेन वॉज देयर कॉमन एनिमी। सिर्फ इस वजह से अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पैसा खर्च कर दिया। इट कॉस्टेड देम अ वॉर लोन ऑफ 2 बिलियन लिवर्स। लिवर्स इज दैट वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस बैक देन। 2 बिलियन लिवर्स का वॉर लोन हो गया। 10% इंटरेस्ट रेट देना पड़ रहा था इस लोन के ऊपर। तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज ड्रेन नहीं होंगे तो क्या होंगे? गवर्नमेंट ऑफिसेज, गवर्नमेंट बिल्डिंग, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, एंटायर आर्मी, ये सब कुछ मेंटेन करने के लिए पैसा चाहिए था। पैसा था नहीं। सो देन दे डिसाइडेड कि अब पैसे का एक ही तरीका है, टू इंक्रीज द टैक्सेस। टैक्सेस बढ़ा देते हैं ताकि कुछ पैसा आना शुरू हो जाए, और ये बड़ी प्रॉब्लम थी। क्यों? समझिएगा। इस टैक्सेशन को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा समझना होगा द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी बिफोर द रेवोल्यूशन। देखिए, पूरी फ्रेंच सोसाइटी वाज
डिवाइडेड इन 3 एस्टेट्स। 3 अलग अलग क्लासेस में पूरी फ्रेंच सोसाइटी डिवाइडेड थी। सबसे पहली थी फर्स्ट एस्टेट, प्लीज देखिएगा, फर्स्ट एस्टेट जिसके अंदर क्लर्जीज यानी कि प्रीस्टली क्लास, प्रीस्ट, द फर्स्ट एस्टेट हैड प्रीस्टली क्लास। सेकेंड एस्टेट नोबल्स, एरिस्टोक्रेट्स, अपर क्लास पीपल, रिच पीपल। कमाल की बात यह है कि ये दोनों क्लासेस को, फर्स्ट एस्टेट एंड सेकेंड एस्टेट, दे वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी टैक्स। इनको कोई टैक्स ही पे नहीं करना था। ओनली एंड ओनली द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, दे वर बर्डन्ड विद टैक्सेस। थर्ड एस्टेट में 2 पार्ट्स थे। पहला, थोड़ा पैसे वाले लोग, बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स, टीचर्स, कुछ पढ़े लिखे पैसे वाले लोग, मिडिल क्लास लोग। और इसमें दूसरी कैटेगरी थी पुअर पीपल, फार्मर्स, लेबरर्स, वर्कर्स, आर्टिसंस, बेगर्स, ये सब। जिनके पास पैसा है उनको कोई टैक्स नहीं देना, और जिनके पास कुछ नहीं है उनको टैक्स देना है। 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन इट कंप्राइज्ड ऑफ फार्मर्स, लेकिन 60% of the property in France was owned by first estate. It was owned by second estate. 60% of the property in France. तो ये जो दोनों एस्टेट्स हैं, they were exempted from paying any tax, कि कोई टैक्स नहीं देना है। फ्यूडल प्रिविलेजेस, स्पेशल राइट्स दिए गए। ऐसा नहीं लगता है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास शक्ति है, पावर जिसके पास है, सोसाइटी पर, इकोनॉमी पर कंट्रोल उसका है, पॉलिटिक्स पर कंट्रोल उसका है। और जिनके पास कुछ नहीं था वो टैक्स दे रहे थे। दे वर बर्डन्ड विद द टैक्सेस, दे हैड फाइनेंशियल बर्डन्स। पूरे फ्रांस का टैक्स वो दे रहे हैं। ये जो फार्मर्स थे, दे हैड टू प्रोवाइड सम सर्विसेज टू द लैंडलॉर्ड्स, टू द फ्यूडल लॉर्ड्स। और टैक्सेस देखिएगा 2 तरह के थे, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि टाइथ। Tithe was a tax which was paid by the farmers to the church. ये ध्यान रखिएगा प्लीज, it was a tax which was paid by the farmers to the church. Similarly, एक और direct tax था, taille. It was a tax given by the members of third estate to the government. It was given to the government directly. ये direct taxes थे, tithe, taille. There were some indirect taxes. Indirect ऐसे टैक्सेस विच वर पेड ऑन सम कमोडिटीज, कुछ सामान पर देना पड़ता था। जैसे आज हम अगर कंटेम्प्रेरी इंडिया की बात करें तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स पहले हम दिया करते थे, अभी तो वी हैव गॉट जीएसटी। पहले हम इनडायरेक्ट टैक्सेस देते थे, खाने पर टैक्स दे रहे हैं, कोई सामान खरीदा उस पर टैक्स दे रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो सीधा आपकी इनकम पर लग रहा है, जो आपका प्रोड्यूस है, जो आपकी इनकम है उस पर लग रहा है वो टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स, लोग नमक खरीद रहे थे, टोबैको खरीद रहे थे, वाइन खरीद रहे थे, उस पर टैक्स लग रहा था। तो ये जो सारा फाइनेंशियल एक्टिविटीज का बर्डन है, इट वाज ऑन द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट। सोशल स्ट्रक्चर वाज करप्ट, टैक्सेशन पॉलिसी वाज करप्ट, पॉलिटिक्स वाज करप्ट। तो देश में रेवोल्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? एंड दैट्स वेयर वी लैंड टू अ कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। फ्रांस की जो पॉपुलेशन थी, it was experiencing a rapid increase. आप देखिएगा जरा, डेटा टेल अस फ्रॉम 1715 to 1789 5 मिलियन का राइज था। it was an increase of 5 million. 50 लाख लोग बढ़ गए थे फ्रॉम 1715 to 1789। अब ज्यादा लोग, इसका मतलब आपको ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, आपको ज्यादा फूड ग्रेन्स चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि फूड ग्रेन्स की डिमांड तो बढ़ रही थी, लेकिन फूड ग्रेन्स की जो सप्लाई थी, फूड ग्रेन्स की जो अवेलेबिलिटी थी, वो बहुत कम थी। अब ये जाहिर सा कॉन्सेप्ट है, अगर डिमांड ज्यादा है, इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, अगर डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ेगी। ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट। डिमांड ज्यादा हो जाएगी किसी भी चीज की और सप्लाई कम हो जाएगी तो महंगाई बढ़ेगी। यही फ्रांस में हो रहा था। The prices of the food commodities started increasing very rapidly. महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने लगी, बहुत तेजी से। And that's where people experienced subsistence crisis. Subsistence, भरण पोषण।
पीपल डिड नॉट हैव द मीन्स टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। सबसिस्टेंस क्राइसिस, देखिए जरा, सबसिस्टेंस क्राइसिस। ऑलराइट, अब बात आती है मिडिल क्लास लोगों की, और दूसरी तरफ थे एरिस्टोक्रेट्स। देखिए ये बात तो सही है कि टैक्सेस वर इंक्रीजिंग वेरी रैपिडली, पीपल वर एक्सपीरियंसिंग फूड शॉर्टेज, लेकिन देयर वाज अ ग्रुप जिसको हम कहते हैं मिडिल क्लास ग्रुप। मिडिल क्लास, ये मिडिल क्लास वो लोग थे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे भी थे, एजुकेटेड। इंसान के पास अगर शिक्षा है, पढ़ा लिखा है कोई व्यक्ति, दूसरी तरफ उसके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है, सो डेफिनेटली ही और शी विल बी अवेयर ऑफ हिज और हर ओन राइट्स। अपने अधिकारों के बारे में उसे पता होगा। व्यक्ति के पास शिक्षा है, वो व्यक्ति शिक्षित है, और दूसरी तरफ कुछ पैसा भी उसके पास है। देखिए रेवोल्यूशन चलाने के लिए, कोई भी क्रांति चलाने के लिए, कोई भी मूवमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। सो मिडिल क्लास पीपल, दे वर हैविंग सम वेल्थ, दे वर एजुकेटेड, लॉयर्स थे, प्रोफेसर्स थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स थे। सो दे रियलाइज्ड कि ये जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर है, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन बर्थ, द मेरिट्स should not be based on birth, it should be based on merit, it should be based on capabilities। योग्यता के आधार पर सोशल स्ट्रक्चर होना चाहिए। जो सोशल हायरार्की है, जो सोशल पोजीशनिंग है, ये योग्यता के आधार पर, कैपेबिलिटीज के आधार पर, मेरिट के आधार पर, ना केवल बर्थ के आधार पर। यही विरोध तो हिंदुस्तान में भी हो रहा था, जातिवाद, कास्टिज्म। कास्टिज्म यही तो है, जहां पर जन्म के आधार पर सोसाइटी में, समाज में आपको एक हायरार्की में प्लेस कर देते हैं कि तुम यहां पर आते हो, कि तुम कौन सी जात में पैदा हुए हो, ऑन द बेस ऑफ बर्थ। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इट शुड बी बेस्ड ऑन दी मेरिट। ये आधार होना चाहिए सोशल हायरार्की का। मिडिल क्लास पीपल, मिडिल क्लास। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है कुछ फिलोसफर्स का। थिंकर्स थे, फिलोसफर्स थे, है ना, दार्शनिक जिनको हम कहते हैं, विचारक जिनको हम कहते हैं, जैसे कि जॉन लॉक। जॉन लॉक ने एक थियरी दी जिसका नाम था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसके अकॉर्डिंग जॉन लॉक ने रिजेक्ट कर दिया द डॉक्ट्राइन ऑफ डिविनिटी। ही रिफ्यूज्ड इट, ही रिजेक्टेड दिस थियरी। जॉन लॉक का कहना था कि राजा कोई भगवान का भेजा हुआ आदमी नहीं है। आप देखिए ना, लुई 14 ने क्या टाइटल दिया था अपने आप को? लुई 14 प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द सन किंग। और सिर्फ यूरोप में नहीं, हिंदुस्तान में देखिए, अशोका, चक्रवर्ती सम्राट अशोका, उसने अपने आप के लिए कहा था देवानाम पियदसी, बिलवेड ऑफ गॉड। मैं एक ऐसा इंसान हूं जो भगवान के बहुत करीब है। क्योंकि हमेशा एक फर्क बनाना पड़ेगा राजा और प्रजा में। अगर प्रजा को यह एहसास हुआ कि राजा भी एक आम आदमी है, तो उसको वो अथॉरिटी नहीं मिलेगी, वो पोजीशन नहीं मिलेगी, वो स्थान नहीं मिलेगा समाज में। तो हमेशा एक फर्क बनाया गया राजा और प्रजा के अंदर कि राजा कोई आम इंसान नहीं है। टाइटल, जॉन लॉक ने कहा, ही रिफ्यूज्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ डिविनिटी। कोई भगवान का भेजा हुआ आदमी नहीं है, एक आम इंसान है आपकी तरह, हमारी तरह। ही रिफ्यूज्ड, ही रिजेक्टेड द एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ द किंग, कि राजा के पास जो इतनी शक्तियां हैं, इतने अधिकार हैं, ये नहीं होने चाहिए। सिमिलरली जीन जैक रूसो गेव अ थ्योरी, किताब लिखी इन्होंने, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पर ही वेरी प्रिसाइजली एक्सप्लेन्ड अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द किंग एंड हिज पीपल। और दोनों की ही जो ड्यूटीज हैं, दायित्व हैं एक दूसरे के प्रति, वो इसने समझाए। एंड अ वंडरफुल थियोरी वॉज गिवन बाय अ थिंकर नोन एज मॉन्टेस्क, और इसका नाम है द स्पिरिट ऑफ द लॉज। बॉयज एंड गर्ल्स, ये नाम प्लीज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इट बिकेम द फाउंडेशन स्टोन, इट बिकेम द बेस फॉर द मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन द वर्ल्ड, फिर चाहे वो हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो। आज भी हमारे देश का जब पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हम समझते हैं, तो आप देखेंगे वी हैव डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। हमारे पास लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। ये कॉन्सेप्ट दिया था मॉन्टेस्क ने। ही सजेस्टेड अ डिविजन ऑफ पावर, शेयरिंग ऑफ पावर।
इसने कहा कि एक व्यक्ति के हाथ में या एक ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में इतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए. द पावर शुड बी डिवाइडेड. मॉन्टेस्क. देयर शुड बी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. इवन अमेरिका फॉलोड द सेम. इंडिया फॉलोज द सेम. इन थिंकर्स ने भी लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को अवेयर किया अबाउट देयर राइट्स एंड अबाउट एन आइडियल, सम सॉर्ट ऑफ आइडियल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. अब देखिए रेवोल्यूशन की शुरुआत की तरफ बढ़ते हैं. कारण समझ में आए रेवोल्यूशन के. नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंड, द सीरीज ऑफ इवेंट्स. लुई 16 ने कहा कि टैक्स बढ़ाने चाहिए, लेकिन टैक्स बढ़ाने का, टू इंक्रीज द टैक्स और टू इंपोज सम टैक्स, ये अधिकार लुई 16 के पास नहीं था. देयर वाज अ बॉडी ऑफ सम पीपल. इसका नाम था एस्टेट्स जनरल. स्टेट्स जनरल वाज एक्चुअली अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ बॉडी. ये अधिकार एस्टेट्स जनरल के पास था अगर टैक्सेशन पॉलिसी में कुछ चेंज करना है. लेकिन आयरॉनिकल बात यह है कि कई सालों से एस्टेट्स जनरल की मीटिंग ही नहीं हुई थी. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. द लास्ट टाइम दे हैड अ मीटिंग विद एस्टेट्स जनरल वाज इन 1614. आखिरी मीटिंग एस्टेट्स जनरल की हुई थी 1614 में, 1614. लेकिन नाउ दे रियलाइज कि टैक्सेशन में कुछ बदलाव होना चाहिए. लेट्स कॉल द एस्टेट्स जनरल. सो ऑन 5th of May 1789 Louis XVI called the meeting of Estates General to impose the new taxes. कुछ नए टैक्सेस लाने के लिए 5th of May 1789, ये ध्यान रखिएगा प्लीज. एस्टेट्स जनरल, इट वाज अ पॉलिटिकल बॉडी, इट वाज अ बॉडी ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स. मीटिंग कब बुलाई गई? 5th of May 1789. इस मीटिंग के लिए यह कहा गया लुई 16 ने कि बोथ द एस्टेट्स, फर्स्ट एस्टेट एज वेल एज सेकेंड एस्टेट, दे विल बी हैविंग 300 मेंबर्स ईच. दोनों ही बॉडीज में, दोनों ही एस्टेट्स के 300 मेंबर्स या 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आ सकते हैं. 300 फॉर फर्स्ट एस्टेट, 300 फॉर सेकेंड एस्टेट. लेकिन थर्ड एस्टेट के लोगों के लिए मेंबरशिप को डबल कर दिया गया. देयर रिप्रेजेंटेशन वाज डबल्ड. 600 मेंबर्स फॉर थर्ड एस्टेट. तो थर्ड एस्टेट के लोग काफी खुश हो गए थे इस बात से कि यार चलो कहीं तो राजा ने हमें सपोर्ट किया, हमारी मेंबरशिप को डबल कर दिया, हमारे रिप्रेजेंटेशन को डबल कर दिया. ऑल्दो ये कहा गया वेरी कैटेगोरिकली कि एस्टेट्स जनरल की मीटिंग में फ्रॉम द थर्ड एस्टेट सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही आए. सिर्फ थोड़ा सा जो प्रॉस्परस लोग हैं वही मीटिंग में आ सकते हैं. जो लेबरर्स हैं, फार्मर्स हैं, बेगर्स हैं, आर्टिस्ट, ये सब नहीं आने चाहिए. ओनली एंड ओनली प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स कैन कम इन द मीटिंग. तो मेंबरशिप डबल कर दिया. लोग भी ठीक थे. ऑल दो ठीक है, हमने कहा कि जो फार्मर्स थे, महिलाएं थी, women were not given their political rights, women were denied. इस मीटिंग से पहले द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, द पुअर पीपल, 40,000 लेटर लिखे गए थे. 40,000 लेटर्स वर रिटन टू द रिप्रेजेंटेटिव्स कि आप जब एस्टेट्स जनरल की मीटिंग में जाएंगे तो हमारी बातें रखिएगा. 40,000 लेटर्स. जब एस्टेट्स जनरल की मीटिंग होती है, इसमें राजा ने गेम खेल दिया, एक चाल चल दी. लुई 16 ने कहा कि जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, द डिसीजंस विल बी टेकन बाय अ वोटिंग सिस्टम. कोई भी डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए वोट होगा कि यह बात मानी जाए या ना मानी जाए. लेकिन वोटिंग सिस्टम में उसने यह कह दिया कि ईच एस्टेट विल हैव वन वोट. हर हाउस का, हर एस्टेट का एक वोट होगा, रादर देन ईच मेंबर विल हैव वन वोट. अब आप समझ के देखिए, 300 मेंबर्स फॉर फर्स्ट एस्टेट, 300 मेंबर्स फॉर सेकेंड एस्टेट एंड 600 मेंबर्स फॉर थर्ड एस्टेट. अब आप ये समझिएगा, उसने कहा हर एस्टेट का एक वोट है, चाहे 300 मेंबर हैं या 600 मेंबर हैं. अगर हर एस्टेट का एक वोट है तो क्या फायदा हुआ 600 होने का? व्हाट इज द पॉइंट बिहाइंड डबलिंग देयर मेंबरशिप? देयर मेंबरशिप वाज डबल्ड, देयर रिप्रेजेंटेशन वाज डबल्ड. फायदा क्या हुआ अगर हर एस्टेट का एक ही वोट काउंट होगा? तो ये गेम खेला लुई 16 ने. ही सेड ईच एस्टेट विल हैव वन वोट. लोगों ने कहा कि वोटिंग सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन मेंबर्स, ईच मेंबर शुड हैव वन वोट. और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया बिटवीन द किंग एंड द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट. लोगों ने कहा बेवकूफ बना रहे हो, टैक्स हम दे रहे हैं, परेशान हम हैं, ये मीटिंग हमारी वजह से हो रही है और तुम हम ही से गेम खेल रहे हो. अल्टीमेटली राजा ने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल कि नहीं,
अगर मीटिंग में बैठना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, ईच एस्टेट विल हैव वन वोट। लोगों ने कहा नहीं बैठेंगे। 20th of June 1789, वहीं पास में देयर वाज अ टेनिस कोर्ट। इस टेनिस कोर्ट में द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट, द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ थर्ड एस्टेट, दे गैदर्ड। उस टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ मिराबो एंड अबेसियस दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज नेशनल असेंबली। उन्होंने कहा बस बहुत हो गया, आज से हम लोग नेशनल असेंबली हैं एंड इट इज आवर ड्यूटी टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस। फ्रांस के लिए संविधान बनाएंगे एंड वी विल लिमिट द पावर्स ऑफ द किंग। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस, दिस वाज द ऑब्जेक्टिव। देखिए, लोगों के मन में अभी भी ये तो है कि राजा तो होना चाहिए। लोगों को पता था कि राजा तो चाहिए यार, फिल्म बनाओगे तो हीरो तो चाहिए ना। ये एक बेसिक मेंटालिटी है कि अगर फिल्म बनेगी तो हीरो चाहिए। तो यहां पर हीरो कौन? राजा। तो पीपल रियलाइज कि राजा तो होगा, मोनार्क विल बी देयर, लेकिन वी वांट टू लिमिट हिज पावर्स। उसकी शक्तियों पर, उसकी पावर्स पे लगाम लगाना चाहते हैं। दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। ऑब्जेक्टिव नेशनल असेंबली। लीडर्स कौन थे? मिराबो एंड अबेसियस। और कमाल की बात यह है कि दोनों ही थर्ड एस्टेट के मेंबर्स नहीं थे। इवन देन दे वर सपोर्टिंग द थर्ड एस्टेट। फिल्म ने देखी लगान, तो उसमें क्या था? गांव वालों की हेल्प कौन कर रही थी? दैट लेडी एलिजाबेथ। तो वो अंग्रेज थी, शी वॉज इन इंग्लिश, बट शी वॉज हेल्पिंग द विलेजर्स टू लर्न द गेम ऑफ क्रिकेट, क्योंकि मालूम था कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है ना। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, शी वॉज अ सेंसिटिव इंग्लिश। तो यहां पर भी ऐसा ही था। मिराबो, अबेसियस दोनों ही थर्ड एस्टेट के मेंबर्स नहीं थे। इवन देन दे वर प्रोवाइडिंग द लीडरशिप टू द मेंबर्स ऑफ थर्ड एस्टेट टू फॉर्म समथिंग कॉल्ड एज नेशनल असेंबली। समझ रहे? तो अल्टीमेटली जब राजा को पता लगा कि इतनी हिम्मत हो गई कि तुम हमारे ही राज में ये सब करोगे, नेशनल असेंबली बना दी हमसे बिना पूछे, तो अल्टीमेटली नाउ इट वॉज ऑन द किंग। ही सेंट हिज ट्रूप्स इन द सिटी ऑफ पेरिस। ही आस्क्ड देम टू मार्च इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, कि भैया जाओ पेरिस के अंदर, घूमो गली गली, लगा दो कर्फ्यू। लोगों में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारा ही विरोध कर दें। और यहीं से शुरुआत होती है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। पीपल गॉट दिस र्यूमर कि राजा ने आर्मी भेज दी हमें मारने के लिए। एंड देन 14th of July 1789 स्टॉर्मिंग ऑफ द फोर्ट ऑफ बेसील। जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच गए हैं। द कंप्लीट सर्कल कि रेवोल्यूशन की शुरुआत क्यों हुई थी। द एंटायर सीरीज ऑफ इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बॉयज एंड गर्ल्स, 14th of July 1789। और जैसे ये हुआ, जैसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, लोगों ने बेसील के किले को तोड़ दिया। अब राजा घबरा गए, नहीं भैया गलती हो गई, नहीं नहीं अब नहीं करेंगे। ही इमीडिएटली रिकॉग्नाइज्ड नेशनल असेंबली। ही एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन 4th of August 1789 एक मीटिंग होती है नेशनल असेंबली की। पूरी रात मीटिंग चलती है ऑलमोस्ट। और इस मीटिंग में अ डिक्री वॉज पास्ड, एक लॉ पास किया गया जिसमें फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड। फ्रांस के इतिहास में पहली बार सामंतवाद को खत्म करने का प्रयास हुआ। फ्यूडल सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड 4th of August 1789। एंड द मेंबर्स ऑफ फर्स्ट एस्टेट, द मेंबर्स ऑफ सेकेंड एस्टेट, they were asked, they were actually forced to give up their privileges कि तुम्हें जो भी स्पेशल राइट्स मिले हैं अब नहीं मिलेंगे। देख रहे हो रेवोल्यूशन कैसे बदल रहा है। द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस, द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ फ्रांस, द इकोनॉमी ऑफ फ्रांस। पॉलिटी में बदलाव आया तो इकोनॉमी में बदलाव आया, और इकोनॉमी में बदलाव आया तो सोसाइटी में बदलाव आया। फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब यहां से शुरुआत होती है एक नए फ्रांस की, जिसको हम कहते हैं न्यू रिजीम। एक वर्ड अक्सर यूज किया जाता है, प्लीज ध्यान रखिएगा, न्यू रिजीम। ये वर्ड प्लीज ध्यान रखिएगा। ओल्ड रिजीम का मतलब है
द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। और न्यू रिजीम का मतलब है आफ्टर 1789, यानी कि जो 1789 है दैट इज द डिविड। उससे पहले, रेवोल्यूशन से पहले ओल्ड रिजीम, और 1789 के बाद न्यू रिजीम। ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं, ये है फ्रांस का नया कॉन्स्टिट्यूशन 1791। 1791 में फ्रांस को पहला संविधान मिला, द फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस 1791। ये फ्लो चार्ट देखिए प्लीज। सबसे पहले आप देखेंगे कि पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया गया था, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, 3 ऑर्गन्स, जैसा किसने कहा था, मॉन्टेस्क ने कहा था। और इसके बाद पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में, एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। देखिए प्लीज, एक्टिव, पैसिव। Entire population of France was divided into 2 parts, active citizens and passive citizens. अब किस बेस पे डिवाइड किया, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है। एक्टिव सिटीजन्स का मतलब वो लोग, 3 कंडीशंस थी, देखिएगा प्लीज। देयर वर 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन, ऑल द मेन, पुरुष। दूसरी कंडीशन, एज ऑफ 25 एंड अबव, 25 साल या उससे ऊपर। और तीसरी कंडीशन, दे शुड बी टैक्स पेयर्स इक्वल टू 3 days ऑफ अ लेबरर्स वेज। ये 3 कंडीशंस, अगर ये 3 कंडीशंस पूरी करते हैं, सो द पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एक्टिव सिटीजन ऑफ फ्रांस। और एक्टिव सिटीजन का मतलब है उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा। दे वर एंटाइटल्ड टू वोट, वोट देने का अधिकार। बाकी जितने भी लोग थे जो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, दे ऑल वर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स, नो वोटिंग राइट्स। और कमाल की बात तो यह है कि फ्रांस की पॉपुलेशन वाज ऑलमोस्ट 28 मिलियन। इस 28 मिलियन में से ऑलमोस्ट 4 मिलियन, ओनली 4 मिलियन पीपल क्वालिफाइड टू बी एक्टिव सिटीजन्स, बाकी सब पैसिव सिटीजन्स। ऑल द विमेन, ऑल द विमेन, क्योंकि महिलाओं को तो रखा ही नहीं एक्टिव सिटीजन में। ये मान लिया गया दैट विमेन do not have, they should not be given their political rights. Women are not supposed to be politically active. No voting rights. ये जो एक्टिव सिटीजन हैं, they will elect electors, लगभग 50,000 लोग, and these electors will elect the members of National Assembly, the members of their parliament, around 745 members. Executive में रखा गया king and his ministers. King and his ministers, they were the part of executive, but now the France was constitutional monarch. अब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क था, कॉन्स्टिट्यूशनल। पहले आप देखेंगे 1789 से पहले फ्रांस वाज एब्सोल्यूट मोनार्क। राजा के जो पावर्स थी, देयर वाज नो लिमिट ऑन दैट। बट नाउ द किंग एंड हिज मिनिस्टर्स, दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय लेजिस्लेचर। हाँ, ये बात सच है कि राजा को कुछ वीटो पावर्स दी गई थी। सम वीटो पावर्स वर गिवन टू द किंग, टू द राजा, जैसे कि इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स, वॉर एंड पीस, यहां सब राजा अपना वीटो पावर्स यूज कर सकता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द पीपल। जैसे लोगों के लिए, आम जनता के लिए संविधान है, उसी हिसाब से राजा को भी करना होगा। क्या हुआ कोई? सेव नहीं हुआ क्या? हीट हो रहा है?
अभी तो आधे घंटे ही हुआ है, हीट हो गया तो। वो सेव तो हो गया ना वो वाला? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ बेटा। Okay. तो फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, यानी कि अब राजा, हिज मिनिस्टर्स, दे वर ऑल आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, जो भी काम करेंगे एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो तीसरा पार्ट था जुडिशरी, एक गलती यहां पर भी थी, जजेस वर इलेक्टेड बाय द पीपल। यार ये बेवकूफी है, मतलब जजेस, दे शुड बी द पीपल हु हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ लॉ। कानून के क्षेत्र में जिनके पास कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ नॉलेज है, वही तो जज बन सकते हैं। लेकिन नाउ जजेस वर ऑल्सो इलेक्टेड बाय द पीपल, बाय द एक्टिव सिटीजन्स। तो यहां पर दो बहुत बड़ी गलतियां। नंबर वन, डिवीजन ऑफ द पॉपुलेशन। इस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इक्वालिटी की बात कर रहा था, अपनी ही पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया दो पार्ट्स में। और वो भी किस बेसिस पर? जेंडर के बेसिस पर, वेल्थ के बेसिस पर, कि जो लोग 3 दिन वेजेस के बराबर टैक्स दे पा रहे हैं वो एक्टिव सिटीजन बनेंगे, सिर्फ पुरुष हैं वही कहलाएंगे एक्टिव सिटीजन्स। इस वजह से द लोअर क्लास, द पीपल हु वर बिलोंगिंग टू लोअर स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, उनके पास तो कोई अधिकार ही नहीं बचे। इवन द यंग पीपल, यंग 20 साल, 21-22 साल के लोग, दे wanted to be active in the politics of France, but they did not have their voting rights. तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी कि एक तरफ आप इक्वालिटी का प्रचार कर रहे हैं और आप समानता की बात कर रहे हैं, और ये डिवीजन। और दूसरा, जुडिशरी, जजेस वर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस 1791। 1791। इसी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ एक और बहुत बड़ी बात हुई थी, एंड दैट वाज डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन। पहली बार अधिकारों की बात हो रही थी, राइट्स की बात हो रही थी, लेकिन यहां पर भी एक गलती है, देखिएगा प्लीज। द वर्ड मेन, महिलाओं की बात नहीं हो रही है। डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन, विमेन नहीं है, मेन। लेकिन कुछ अच्छाई भी थी इसमें। देखिए, देयर वर सम फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इन सभी राइट्स को कहा गया कि ये फंडामेंटल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, एंड दीज आर नेचुरल एंड इनएलियनेबल। ये जो राइट्स हैं, दे आर नेचुरल एंड इनएलियनेबल। ये राइट्स कोई आपसे ले नहीं सकता है, ये अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, ये संविधान ने आपको दिए हैं बाय बर्थ। बाय बर्थ। इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट दीज राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। आप देख रहे हैं एक बदलाव आ रहा है। पहले लोग प्रजा थे, अभी लोग सिटीजन्स बन रहे हैं, ये फर्क है। पहले लोग एक लायबिलिटी थी, अब एक असेट बन रहे हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 1791। कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ी, लोगों को संविधान भी मिल गया, लेकिन लुई 16, इसको अभी ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा था, ये कहानी हजम नहीं हो रही थी कि यार रातों रात मेरी शक्तियां छिन गई, रातों रात पूरे फ्रांस का
जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वो चेंज कर दिया। हजारों सालों से जिस राजतंत्र ने, जिस शाही परिवार ने, जिस राज परिवार ने फ्रांस पर राज किया, हुकूमत की, रातों रात उसे कह दिया कि आज से तुम एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क हो, संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि आज से हुक्का पानी बंद, आज से जो संविधान में लिखा है वो करोगे और वैसे ही करोगे। ये बहुत बड़ा इशू था। कैसे हजम हो कि रातों रात सत्ता हाथ से चली गई। लुई 16th, he entered into a secret negotiation with प्रशिया। प्रशिया के साथ चुपचाप चोरी छिपे बातचीत में इन्वॉल्व हो गया। ही वॉज आस्किंग फॉर हेल्प कि भैया मेरी मदद करो। प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया डिसाइडेड टू हेल्प लुई 16th। क्यों? देखिए, ऑस्ट्रिया का तो हेल्प करना जायज था, बिकॉज द क्वीन मैरी एंटनी, अगर आपको याद हो जब मैंने कहा था मैरी एंटनी, शी वॉज एन ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, तो ऑस्ट्रिया तो लुई 16th का ससुराल था, तो हेल्प करना तो लाजमी था। और प्रशिया ने क्यों हेल्प की? क्योंकि प्रशिया को भी डर लग रहा था कि अगर फ्रांस के लोग रेवोल्यूशन कर सकते हैं और रातों रात पूरा तख्ता पलट कर सकते हैं, राजा को पदोन्नत कर सकते हैं, तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में जाकर फ्रांस से इंस्पायर होकर हमारे लोग भी ऐसा कर दें। सो लेट्स टीच अ लेसन वंस एंड फॉर ऑल। एक बार ऐसे एग्जाम्पल सेट करते हैं और लोगों के दिमाग में बैठा देते हैं कि राजा राजा ही रहेगा। सो प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया डिसाइडेड टू हेल्प लुई 16th। लेकिन जैसे ही ये बात नेशनल असेंबली को पता चली, इन अप्रैल 1792 दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। यार ये भी बेवकूफी थी, वॉर डिक्लेयर कर दिया। तुम अभी पैदा हुए हो यार, 1789 यू एक्सपीरियंस्ड अ रेवोल्यूशन, 1791 you got your first written constitution, your economy is in the baby stage, और तुमने वॉर डिक्लेयर कर दिया, और वो भी किसके अगेंस्ट? द ओल्ड बॉसेस ऑफ यूरोप, प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया। ये देखो ऑस्ट्रिया, ये है ऑस्ट्रिया का एम्पायर, ये है प्रशिया। इतने बड़े एम्पायर्स के अगेंस्ट तुमने वॉर डिक्लेयर कर दिया। वॉर, दे डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। अब आर्मी तो थी नहीं, ना पैसा था ना आर्मी थी। अब लोगों से कहा कि भैया आर्मी ज्वाइन करो, वॉर डिक्लेयर कर दिया है हमने। लेकिन जहां देश की बात थी, जहां राष्ट्र की बात थी, एम्पायर की बात थी, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स ज्वाइन देयर आर्मी, थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर्स दे ज्वाइन देयर आर्मी। इसी वक्त फ्रांस का नेशनल एंथम भी लिखा गया था। नाउ दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मर्सला, इट वॉज रिटन बाय अ फ्रेंच पोएट रॉजेट। आगे चलकर यही फ्रांस का नेशनल एंथम बन जाता है, नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस। इट वॉज रिटन बाय अ फ्रेंच पोएट रॉजेट, ये ध्यान रखिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, अब क्योंकि बहुत रिसेंटली फ्रांस में बदलाव आए थे, बिकॉज ऑफ दिस वॉर इकोनॉमिक लॉसेस और बढ़ गए थे। रादर देन एन इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमी, लॉसेस बढ़ गए थे, प्रॉब्लम्स बढ़ गई थी, हार्डशिप्स बढ़ गई थी, डिफिकल्टीज बढ़ गई थी बिकॉज ऑफ दिस वॉर। ये वॉर का डिसीजन बहुत गलत था। नेशनल असेंबली बहुत ठीक जा रही थी, एक दो गलतियां हुई थी इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन दे वर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। पॉलिटिक्स का नाम ही बेटरमेंट है, एक दिन में बदलाव नहीं आ सकता है। दे वर गोइंग गुड। लेकिन डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, इट वॉज अ ब्लंडर कमिटेड बाय देम। ये सबसे बड़ी बेवकूफी थी यार, ये नहीं करनी चाहिए थी। इकोनॉमिक सिचुएशन थी रिकवर होने की बजाय, नाउ दे वर एक्सपीरियंसिंग अ वर्स टाइम, वो और खराब होती गई बिकॉज ऑफ दिस। नाउ इन द एब्सेंस ऑफ मेन, अब वॉर में लड़ने के लिए गए पुरुष, इन द एब्सेंस ऑफ हस्बैंड्स, फादर्स, ब्रदर्स, सन, महिलाओं ने कहा कि हम संभालेंगे, आप वॉर में जाइए, लड़िए, समाज को हम संभालेंगे, परिवार को हम संभालेंगे, रोटी हम कमाएंगे। विमेन, in the absence of men, when they were fighting in the war, when they were busy in the battlefield, women decided to earn livelihood for their families, to take care of their families. Women, महिलाएं। लेकिन हर आदमी नेशनल असेंबली से खुश नहीं था। समाज का हर वर्ग, every section of society was not happy with the Constitution of 1791 and the National Assembly. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 सिर्फ और सिर्फ रिच पीपल वर गिवन देयर पॉलिटिकल राइट, सिर्फ रिच पीपल।
ओनली रिच पीपल गॉट देयर वोटिंग राइट्स। जो लोग टैक्स नहीं दे सकते हैं वो खुश नहीं थे, महिलाएं खुश नहीं थी, यूथ खुश नहीं था। जिनकी उम्र 25 वर्ष से कम थी, द यूथ, द यंग पीपल ऑफ द एज लेस देन 25, दे वर नॉट हैप्पी। और यहीं से शुरुआत होती है ऑफ एन ऑपोजिशन अगेंस्ट नेशनल असेंबली। फ्रांस के अंदर पॉलिटिकल क्लब्स बनना शुरू हो गए। पॉलिटिकल क्लब्स, चौराहों पर, पब्लिक प्लेसेस पर लोग डिस्कस करने लगे गवर्नमेंट की पॉलिसीज को। पॉलिटिकल क्लब्स जैसे कि जैकबिन्स, जैसे कि जिरोंदिस्ट, एक बहुत ही फेमस पॉलिटिकल क्लब था जैकबिन्स। देखिए जैकबिन्स क्यों? दे यूज्ड टू हैड देयर मीटिंग्स इन द चर्च ऑफ सेंट जैकब, इन द कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब इन पेरिस इनकी मीटिंग्स होती थी, तो इस क्लब का नाम पड़ा जैकबिन क्लब। Similarly, there was one more political club that was Girondist, because the members of that club they hailed from a village Gironde. Gironde नाम के गांव के वो लोग थे, उन्होंने वो क्लब बनाया था तो उसका नाम रखा गया Girondist. Jacobin was a very popular club amongst the masses और इनकी खास बात ये थी, they were very fiery orators. ये बोलने में एक्सपर्ट थे सर, एक्सपर्ट। Jacobins were great orators और ज्यादातर इस जैकबिन क्लब में वही लोग थे who belonged to less prosperous sections of society, less prosperous. Small shopkeepers, watchmakers, pastry cooks, printers, ये सब लोग थे इसमें। These were the members of Jacobin Club और इनके लीडर का नाम था मैक्समिलियन रॉबस्पियर। अब इस नाम को तो खैर कौन नहीं जानता है, अ वेरी पॉपुलर नेम इन द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस, मैक्समिलियन रॉबस्पियर। इस आदमी की बात करेंगे कुछ आफ्टर फ्यू मोमेंट्स। जैकबिन क्लब का एक ड्रेस कोड था, एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड था। द मेंबर्स ऑफ जैकबिन क्लब दे यूज्ड टू वियर लॉन्ग या फुल लेंथ ट्राउजर्स, स्ट्रिप्ड ट्राउजर्स। ये फुल लेंथ ट्राउजर पहनते थे और उसके ऊपर स्ट्राइप्स बनी होती थी, पट्टियां बनी होती थी। ये लाल रंग की टोपी पहनते थे, रेड कैप। दे यूज्ड टू वियर रेड कैप और इन्हें कहा गया सेनकिलॉटी। सेनकिलॉटी शब्द का मतलब है दोज विदाउट नी ब्रीचेस, विदाउट नी ब्रीचेस। नी ब्रीचेस का मतलब आम भाषा में जिसको हम कहते हैं 3/4 या कैपरीज या पैडल पुशर्स जो भी कहते हैं, यानी कि घुटनों तक की पैंट नहीं पहनते थे, पूरी लेंथ की फुल ट्राउजर्स पहनते थे, स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, लाल रंग की टोपी पहनते थे, रेड कैप। तो इन्हें कहा गया सेनकिलॉटी। जैकबिन्स, लीडर का नाम क्या था? मैक्समिलियन रॉबस्पियर। जैकबिन्स ने देवर ग्रेट ओरेटर्स, बोलने में एक्सपर्ट थे। इन द पब्लिक स्पीचेस लोग तो परेशान थे ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ द वॉर, एक तरफ वॉर चल रहा था, बिकॉज ऑफ दैट वॉर पीपल वर एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक हार्डशिप्स, दे वर स्ट्रगलिंग एवरी डे इन देयर लाइव्स। खाने को नहीं मिल रहा था लोगों को। देखिए राष्ट्रवाद की भावना बहुत लेट आएगी। ये राष्ट्रवाद की भावना सिर्फ तब पनप सकती है जब लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं। अगर लोगों की बेसिक जरूरतें ही पूरी नहीं है, जिसको हम कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, फूड क्लोथिंग एंड शेल्टर, अगर बेसिक नीड्स पूरी नहीं है तो राष्ट्रवाद की भावना कहां से आ जाएगी? राष्ट्रवाद, लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, वॉर चल रहा था। सो अल्टीमेटली 1792 ऑफ कोर्स पीपल वर एक्सपीरियंसिंग शॉर्टेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई। एंड अल्टीमेटली 10th of August 1792 people gathered in front of the Palace of Tuileries. पैलेस ऑफ टॉलरी के बाहर लोग इकट्ठा हो गए और नारेबाजी करने लगे। गिव अस ब्रेड, गिव अस बटर, गिव अस वर्क, गिव अस वेजेस। नारेबाजी होने लगी, स्पेशली विमेन, महिलाओं ने घेर लिया पूरा राजमहल, विमेन। और रॉयल फैमिली वॉज इम्प्रिजन्ड, राजा को निकाला बाहर और जेल में। रॉयल फैमिली वॉज इम्प्रिजन्ड, देख रहे हो? मतलब डिक्लाइन देखो इन द पोजीशन ऑफ द किंग। एक राजा who was the absolute monarch 1774, 1791 he became constitutional monarch और 1792 imprisoned, जेल में डाल दिया निकालकर कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम राजगद्दी पर बैठो, हम भूखे मर रहे हैं, तुम सिंहासन पर बैठे हो, अंगूर खा रहे हो। You are living a luxurious life and we are suffering of these hardships. बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे, they are dying of hunger, they are malnourished, हमें काम नहीं मिल रहा है।
So you don't have a right to live a luxurious life. Imprisoned. और अल्टीमेटली जैकोबिन्स ने लीड किया एंड दे डिसाइडेड कि ऑल मेन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, आप टैक्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, ऑल मेन, अभी भी मेन है, महिलाओं को तो अभी नहीं दिया, ऑल मेन। लेकिन अब सोचिए ना ऐसा क्यों हुआ? जैकोबिन्स वर द मेंबर्स ऑफ लेस प्रॉस्परस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। वो ज्यादातर वो लोग थे जो थोड़ा सा निचले वर्ग से आते थे, तो पैसों का बैरियर तो तोड़ना ही था, तोड़ दिया। लेकिन जैकोबिन्स भी यही मानते थे कि महिलाओं को वोटिंग राइट्स की जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स की जरूरत नहीं है, राजनीतिक अधिकारों की जरूरत नहीं है। ऑल द मेन ऑफ एज 21 ईयर्स एंड अबव, इनको क्या दिया गया? राइट टू वोट। एंड दे फॉर्म्ड न्यू गवर्नमेंट जिसका नाम रखा नेशनल कन्वेंशन, द राइज ऑफ कन्वेंशन। पहले नेशनल असेंबली था, नाउ इट बिकेम नेशनल कन्वेंशन under the leadership of Jacobins, National Convention. And ultimately 21st of September 1792 monarchy was abolished, राजतंत्र खत्म किया गया, and France was declared as republic, फ्रांस को बना दिया गया गणतंत्र। कि आज से, अभी से फ्रांस एक रिपब्लिक है, गणतंत्र है। द हेड ऑफ द कंट्री, The head of the state will be elected by the people, कोई राजा नहीं होगा। रिपब्लिक 21st of September 1792, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, मार्क कर लीजिए, एग्जाम में पूछ लेते हैं कि when France was finally declared as a republic, 21st September 1792, इंपॉर्टेंट है। लुई 16, मैरी एंटनी, इनका क्या हुआ? दोनों को मार दिया गया। 21 जनवरी 1793 लुई 16 was publicly killed, लोगों के बीच में मारा सर, चौराहे पर मारा। एंड द सेम फेट वाज मेट बाय मैरी एंटनी, इसका भी यही हाल किया। एट अ प्लेस नोन एज प्लेस de la Concorde, लुई 16 को मारा गया था, पब्लिकली मारा। मैंने कहा ना, राजा का आप ग्राफ देखो, कहां वो 1774 में फ्रांस के राज सिंहासन पर बैठा लाइक एन एब्सोल्यूट मोनार्क, और लोगों ने पब्लिकली मारा इसको चौराहे पर। He was imprisoned, the queen was imprisoned, और इनको पता था कि हम मरेंगे, जैकोबिन्स छोड़ेंगे नहीं हमको, लोग छोड़ेंगे नहीं। तो एक रात को इन्होंने भागने की कोशिश की थी। They tried to run away, भेष वेश बदल लिया, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया। The king was dressed as a peasant, as an ordinary farmer, and queen was dressed as an ordinary woman, और भागने की कोशिश की। तो गांव क्रॉस कर रहे थे, तो कुछ गांव वाले बैठे थे, हाथ ताप रहे थे बैठकर कोने में, और देखा कि यार ये कौन दो लोग जा रहे हैं रात में। तो उनको लगा कि कोई हमारे खेत में घुसने की कोशिश कर रहा है, बोले आओ देखें। वो गए और पकड़ा। राजा ने वही गलती कर दी जो गंगा जल में सुंदर यादव ने की थी। इन द मूवी गंगा जल, सुंदर यादव ने क्या किया था? वो बुर्का पहन लेता है और नीचे जूता पहनता है आदमी का, वो अजय देवगन पकड़ लेता है कि यही है सुंदर यादव। गांव वालों ने पकड़ लिया कि अरे राजा रानी है, पकड़ लाए कि चलो, योर फैमिली इज इन ट्रबल एंड यू आर ट्राइंग टू रन अवे। तो तुम्हारा परिवार मुसीबत में है, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो। और अगर तुम भागने की कोशिश करोगे अपने परिवार को मुसीबत में छोड़कर, यू विल लूज द राइट टू बी कॉल्ड एज द हेड ऑफ द फैमिली, यू विल लूज द मोरालिटी टू बी कॉल्ड एज द हेड ऑफ द फैमिली। परिवार मुसीबत में और आप भाग रहे हैं छोड़कर। पीपल किल्ड हिम पब्लिकली एंड द सेम फेट वाज मेट बाय मैरी एंटनी, सेम पब्लिकली मारा सर। और यहां से शुरुआत होती है रेन ऑफ टेरर की, आतंक का शासन। एंड द मैन बिहाइंड दिस वाज मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जैकोबिन्स का लीडर था वो आदमी। देखिए, डोंट गेट मी रॉन्ग, रॉबेस्पियर वाज अ ग्रेट लीडर, जबरदस्त लीडर था ये आदमी। लेकिन क्यों कहा जा रहा है आतंक का शासन, रेन ऑफ टेरर? बहुत लोगों के दिमाग में रॉबेस्पियर को लेकर एक नेगेटिव इमेज बन जाती है। ऐसा भी है, उसने गलत भी किया, जैसे हिटलर ने किया था, लोगों को बहुत मारा उस आदमी ने, बहुत कत्लेआम मचाया। रॉबेस्पियर ने भी ऐसा कुछ किया क्योंकि उसके दिमाग में अपनी फिलॉसफीज थी, अपना काम करने का तरीका था, वो अपने आप में एब्सोल्यूट बनना चाहता था, वो ठीक है। लेकिन रॉबेस्पियर के अंदर कुछ अच्छाइयां भी थी। देखो,
1793 से 1794, फ्रॉम 1793 टू 1794 लगभग 10 महीने का शासन काल था, पीरियड था ऑफ हिज रेन, ऑफ हिज रूल। प्रॉब्लम रॉबस्पियर के साथ ये थी कि ये विरोध बर्दाश्त नहीं कर पाता था। ही वॉज नॉट अ वेरी टॉलरेंट मैन। जिसने भी इसका विरोध किया, इससे सवाल पूछा, एनीवन हु क्वेश्चनड हिज डिसीजन, हिज पॉलिसीज, हिज अथॉरिटी, ये मारता था कि बेटा हमसे बहस नहीं करोगे। रॉबस्पियर, एनीवन, ही फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सिवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। हर वो आदमी जिसने इसका विरोध किया, इसने कहा कि ये आदमी मेरा नहीं, देश का विरोध कर रहा है, ही और शी इज एन एनिमी ऑफ रिपब्लिक, मारो इसको। सो पीपल वर किल्ड बाय हिम, पीपल वर किल्ड बाय हिम। उनको अरेस्ट करवाता था, इम्प्रिजन्ड, मारता था सीधा। और कमाल की बात तो ये देखिए, ही नेवर एग्जेम्प्टेड हिज ओन पार्टी मैन। अपनी ही पार्टी के लोगों को नहीं छोड़ा इस आदमी ने, उन्हें भी मारा, बोल मारो मारो इसको भी मारो। ही नेवर एग्जेम्प्टेड हिज ओन पार्टी मेंबर्स, उन्हें भी मारा। ही यूज्ड टू किल पीपल, ही यूज्ड टू गिलिटिन पीपल। गिलिटिन, देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, गिलिटिन। एक सेटअप था, यहां देख सकते हैं आप, देयर वाज अ सेटअप, देखिए जरा, इसे कहते हैं गिलिटिन। गिलिटिन was basically a setup which was devised by a person known as डॉक्टर गिलिटिन। तो बेसिकली कुछ नहीं था, पिलर पिलर पिलर, और यहां पर था एक ब्लेड, और इस ब्लेड को बांधा हुआ था रस्सी से, और नीचे लिटाते थे इस आदमी को, और जैसे ही इस रस्सी को छोड़ देंगे, द ब्लेड विल कम डाउन एंड द पर्सन विल बी beheaded। आदमी का गला कट जाएगा, गर्दन कट के अलग हो जाएगी। इसे कहते थे, इस सेटअप को कहा गया गिलिटिन। देख रहे हो, दैट वाज गिलिटिन। इट वाज इन्वेंटेड बाय, डिवाइज्ड बाय अ पर्सन नोन एज डॉक्टर गिलिटिन। ठीक है, ये देखिएगा, ही यूज्ड टू गिलिटिन पीपल, और पब्लिकली मारता था, पब्लिकली, अकेले में ले जाकर नहीं, बीच चौराहे पर। क्यों? आप सोचिए पब्लिकली क्यों मारता था यार। Why he used to kill people publicly? पब्लिकली मारने का कारण है, भाई क्लास में मान लीजिए, पूरे क्लास में, आपके स्कूल में मान लीजिए क्लास है, जैसे मुझे आज भी याद है, मैं छोटा था, आई वॉज इन क्लास 9 एक्चुअली। तो एक नए टीचर आए फिजिक्स के, नए टीचर। अब बच्चों को पता होता है कि नया टीचर आया, मजे लेंगे। बच्चों को पता होता है कि नया टीचर आप परेशान, इतना परेशान करो कि भाग ही जाएगा। एक नए फिजिक्स के टीचर आए, और आकर वो खड़े हो गए ऐसे प्लेटफॉर्म पर, और पूरी क्लास ने हल्ला मचाया हुआ था। कोई नाच रहा है, गा रहा है, चीख रहा है, कोई एरोप्लेन उड़ा रहा है, कॉपी फेंक रहा है, पेन उछाल रहा है। वो बेचारे 2 मिनट देखते रहे, 5 मिनट देखते रहे कि कुछ शांत हो जाएंगे, देख लेंगे कि मैं क्लास में आ गया हूं। और बच्चे तो चाह रहे थे कि परेशान होकर भाग जाएगा कि कौन सी सर्कस में आ गया। देन ही स्टेप डाउन ऑफ द प्लेटफॉर्म, क्लास के बिल्कुल लास्ट में गए, एक लड़के को उठाया और जोरदार तमाचा मारा, एक लड़के को। पूरी क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस। एक आदमी को उठाया और पब्लिकली थप्पड़ मारा। क्यों? इट वॉज एन एग्जाम्पल फॉर द एंटायर क्लास कि बाबू अगला नंबर तुम्हारा होगा, नहीं शांत हुए तो। ही यूज्ड टू किल पीपल पब्लिकली। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके कंट्रोल में रहें या आपकी बात माने, उसके 2 ही तरीके हैं जिंदगी में। लोगों को अपने साथ अलाइन करने के 2 ही तरीके हैं, या तो प्यार या डर। पीपल विल ऑलवेज ओबे यू, ईदर दे लव यू, दे रेस्पेक्ट यू, या तो वो आपसे प्यार करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, और दे आर स्केर्ड ऑफ यू, या वो आपसे डरते हैं। तीसरा कोई तरीका ही नहीं है लोगों को अपने साथ लाने का, लोगों को अपनी बात मनवाने का। 2 ही तरीके हैं। पहला तरीका इसके समझ में आया नहीं, प्यार वाला, प्रेम वाला, तो इसने दूसरा मेथड अपना लिया कि डरा के अपना लेंगे। लोगों में डर पैदा कर दो, डर। बहुत बार ऐसा होता है ना कि लोग राजा से नहीं डरते हैं, राजा की तलवार से डरते हैं, तलवार से। वो बाहुबली में नहीं कहता है, बाहुबली, कि देव सेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझ लो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। तो यही तो कॉन्सेप्ट है। पूरी भरी सभा होती है और सामने भल्लाल देव सिंहासन पर बैठा है और सामने सेतुपति खड़ा है। तो क्या बोलता है बाहुबली
कि देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझ लो बाहुबली की तलवार को हाथ लगा दिया। डर कि लोग बाहुबली की तलवार से डरते थे कि ये सीधा गला ही काटेगा। ही यूज्ड टू किल पीपल पब्लिकली। लेकिन कुछ, जैसे मैंने कहा ना, ही वॉज अ गुड लीडर, अच्छा लीडर था, कुछ अच्छे काम भी किए। जैसे ही प्लेस्ड मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस, है ना, ही प्लेस्ड मैक्सिमम सीलिंग ऑन प्राइसेस, कि इससे ज्यादा कोई चीज को महंगा नहीं बेच पाओगे, जिसको आजकल हम आम भाषा में कहते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, कि इस प्रोडक्ट या इस कमोडिटी का प्राइस इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, इससे महंगा नहीं बेच पाओगे। अगर उस पर एमआरपी लिखा है 15 रुपए तो 15 से ऊपर बेच नहीं पाओगे। ही प्लेस्ड अ सीलिंग, अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन द प्राइसेस, ताकि महंगाई कंट्रोल में रहे। और इसके अलावा मीट एंड ब्रेड वर राशनिंग शुरू कर दी सर। राशनिंग द वर्ड राशन वर्ड का मतलब आपको पता हो शायद, जिसको नहीं पता है लेट मी टेल यू। राशनिंग या राशन वर्ड का मतलब होता है जरूरत के हिसाब से सामान का बंटवारा करना। वो देखिए ना बिग बॉस, तो उसमें क्या है, उसमें वर्ड यूज करते हैं कि राशनिंग होगी। वो बिग बॉस में नहीं कहते हैं सारे कंटेस्टेंट्स की हम राशनिंग करेंगे सामान की। राशनिंग का मतलब है जरूरत के हिसाब से सबको सामान मिलेगा। जब आपके पास चीजों की लिमिटेशन है तो राशनिंग करनी पड़ती है कि जितनी जरूरत है उतना ही आपको सामान मिलेगा। जस्ट बिकॉज आपके पास ज्यादा पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि आप ज्यादा सामान खरीद लेंगे, वरना जिसको जरूरत है उसको नहीं मिल पाएगा। तो जरूरत के हिसाब से सामान को डिस्ट्रीब्यूट करना इज रैशनिंग। तो मीट एंड ब्रेड, खाने की वस्तु, उनकी रैशनिंग शुरू कर दी इसने, रैशनिंग। इवन द यूज ऑफ व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। व्हाइट फ्लावर, मैदा, कि मैदा बहुत महंगा है, यूज मत करो। स्टार्ट यूजिंग होल व्हीट फ्लावर, इक्वालिटी ब्रेड जिसको बोला गया। गेहूं के आटे से बनी जो ब्रेड है वो यूज करो, सस्ता है, इसको बोला गया इक्वालिटी ब्रेड। एक और बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग द टर्म्स द टाइटल्स सर एंड मैडम, इसने कहा कि भैया आज से ना तो कोई सर है ना कोई मैडम है, एवरीवन इज इक्वल सिटीजन ऑफ फ्रांस। पहले फ्रांस में क्या था, द पीपल हु बिलोंग टू अपर स्ट्रेटा, मेल को कहेंगे सर, फीमेल को कहेंगे मैडम, या फ्रेंच में मदाम कहते थे। तो उसने कहा ना तो कोई सर है ना मैडम है, एवरीवन विल बी सिटीजन ऑफ फ्रांस, सिटीजन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये जो सर और मैडम का कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारे लिए नहीं है। जो देश इक्वालिटी में बिलीव करता है वहां पर सर और मैडम का कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति को नाम से बुलाओ ना, दिक्कत क्या है, हर व्यक्ति को नाम से बुलाओ, सर और मैडम नहीं। हर वो देश जो इक्वालिटी में विश्वास करता है, समानता में विश्वास करता है, वहां सर और मैडम कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। रॉबस्पियर समझदार आदमी था, कोई सर नहीं कोई मैडम नहीं, सिटीजन। और देखिए चर्च वर शट डाउन, जितनी भी चर्च के पास बिल्डिंग्स थी उन सबको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफिसेज में, बैरक्स में, कि तुम्हारे पास जो इतनी प्रॉपर्टी है, अगर भगवान की पूजा करनी है, भगवान को याद करना है तो घर पे याद कर लो। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ले रखी हैं, ये हमारे काम आएंगी, इसमें हम अनाज स्टोर करेंगे, ग्रेनरी बनाएंगे, गवर्नमेंट ऑफिस बनाएंगे, छोड़ दो। चर्चेस वर शट डाउन। जबरदस्त आदमी था और इससे कोई पंगा लेता नहीं था कि मारेगा ये आदमी, इससे कोई पंगा लेता ही नहीं था कि ये तो मारेगा, इसका अपोज करेंगे तो। एक बात जो यहां पे ध्यान रखने वाली है, इक्वालिटी की बात इसने की थी, नो सर नो मैडम, लेकिन ही ऑल्सो सेड दैट देयर विल बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो प्रैक्टिकली नहीं था। रॉबेस्पियर ने कहा जरूर था कि फ्रांस में देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, सभी को बोलने का, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था। आजादी थी लेकिन उसका विरोध करने की आजादी नहीं थी। ही वॉज नॉट टॉलरेंट टू ऑपोजिशन या क्रिटिसिज्म, किसी ने भी अपोज किया, क्रिटिसाइज किया, मारेगा। रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासन। इसने कत्लेआम मचा दिया था सर, हजारों लोग मारे गए विद इन अ स्पैन ऑफ 10 months, हजारों लोगों को मारा इस आदमी ने, हजारों लोग। और अल्टीमेटली इसके साथ भी यही हुआ, लोग परेशान हो गए थे यार, तुम विरोध करने पे मार दोगे, सवाल पूछने पे मार दोगे। सो वन डे रॉबेस्पियर वॉज आउट ऑफ हिज ऑफिस,
अपने ऑफिस के बाहर टहल रहा था, अकेला था। लोगों ने उसके गार्ड्स को इशारा कर दिया कि तुम चुप रहना। गार्ड्स भी परेशान थे, किस आदमी का भरोसा, ये सनकी है यार, आदमी किसी को भी मार देगा। तो लोगों ने गार्ड्स को इशारा कर दिया बीच में मत आना। लोग गए, रॉबस्पियर को उठाया और ले चलो। रॉबस्पियर वॉज गिलिटिन्ड इन द सेम गिलिटिन, ही वॉज किल्ड इन द सेम गिलिटिन पब्लिकली। जिस गिलिटिन में ये लोगों को मारता था, उसी गिलिटिन में लोगों ने रॉबस्पियर को मारा। ही वॉज गिलिटिन्ड बाय द पीपल। जुलाई 1794, एंड ऑफ द स्टोरी ऑफ रॉबस्पियर। बॉयज एंड गर्ल्स, 1793 से 1794, almost a period of 10 months rule of Maximilian Robespierre, the leader of Jacobins, and this period came out to be known as the Reign of Terror, and that's where the Reign of Terror ends. अब यहां से फ्रांस आगे बढ़ता है। 1794 the Reign of Terror ends. जैसे ही रॉबस्पियर मरता है, वैसे ही यू विल सी द फॉल ऑफ जैकबिन गवर्नमेंट। और जैसे ही जैकबिन गवर्नमेंट का डिक्लाइन होता है, फॉल होता है, मिडिल क्लास पीपल वापस आते हैं। वो नेशनल असेंबली जो पीछे छूट गई थी, वापस आगे आती है। देखिए, ये संसार का नियम है। वेन एवर देर विल बी अ लॉस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, किसी भी परिवार में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, जब सेंट्रल अथॉरिटी हट जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो आसपास के सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव। जब आप परेशान होंगे ना, तो हर व्यक्ति आपको राय देगा। इस देश में 3 तरह के लोग बहुत हैं, रायचंद, ज्ञानचंद और हुकुमचंद। ये तीनों आपको मिल जाएंगे। वेन एवर देर विल बी लॉस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, जब सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, तो चारों तरफ के लोग एक्टिव हो जाएंगे। हर आदमी सरपंच बनेगा। वो यहां हो रहा था। रॉबस्पियर मारा गया, सेंट्रल अथॉरिटी खत्म हो गई, जैकबिन गवर्नमेंट गिर गई। नाउ द मिडिल क्लास पीपल, दे स्टार्टेड राइजिंग टू पावर, दे स्टार्टेड सीजिंग द पावर। फिर से बदलाव कर दिया। जो भी रॉबस्पियर ने चेंज किया, इट वॉज अनडन। रॉबस्पियर ने कहा था, जैकबिन्स ने कहा था कि वोटिंग राइट्स विल बी गिवन टू ऑल मेन। याद है आपको क्या कहा था? वोटिंग राइट्स विल बी गिवन टू ऑल मेन इररेस्पेक्टिव ऑफ वेल्थ। लेकिन इसको वापस बदल दिया, क्योंकि वेल्दियर सेक्शन वापस पावर में आ गया। इन्होंने कहा कि नाउ द नॉन प्रॉपर्टीड पीपल वर डिनाइड देयर वोटिंग राइट्स। और अब फ्रांस में एक नया पॉलिटिकल सेटअप बनता है, जहां पर आप देखेंगे देयर वर टू, प्लीज देखिएगा, देयर वर 2 elected legislative councils. There were 2 elected legislative councils, जिसको आम भाषा में हम कहते हैं बाइकैमरलिज्म। हमारे यहां पर भी तो है, लोकसभा, राज्यसभा। इंग्लैंड में भी था, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, 2 हाउसेस। तो फ्रांस गॉट 2 elected legislative councils and a directory, जिसके अंदर 5 मेंबर्स थे। समझ रहे हो? एक तरफ तो था लेजिस्लेचर, जिसके अंदर 2 हाउसेस बना दिए, 2 हाउसेस। एक तरफ था लेजिस्लेचर विच हैड 2 हाउसेस, दो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, और दूसरी तरफ एग्जीक्यूटिव, जिसको बोला गया डायरेक्टरी। इस डायरेक्टरी के अंदर कितने मेंबर्स थे? 5 मेंबर्स थे, 5 डायरेक्टर्स थे। जैसे 5 मिनिस्टर्स, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, 2 पार्ट बना दिए, 2 पार्ट्स, ताकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ना हो। क्योंकि आप देखिए कि दे एक्सपीरियंस्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर। जब रेन ऑफ टेरर था, जब जैकबिन गवर्नमेंट थी, तो पावर एक आदमी के हाथ में आ गई थी, रॉबस्पियर। टू अवॉइड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, उन्होंने कहा लेट्स डिवाइड द पावर्स। 2 पार्ट्स में पावर्स को तोड़ दिया, शेयरिंग ऑफ पावर हो गई, 2 ऑर्गन्स बना दिए, 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड अ 5 मेंबर बॉडी, जिसे क्या कहा गया? डायरेक्टरी। ठीक है। प्रॉब्लम ये थी सर
कि इनके बीच में हमेशा क्लैशेस रहते थे, इनके बीच में आपस में बनती ही नहीं थी. देयर वर ऑफन रिपोर्ट्स ऑफ वेरी frequent clashes between the legislative councils and the directors. इनके बीच में लड़ाई लगी ही रहती थी. And this resulted in political instability in France. Political instability. फ्रांस के अंदर राजनैतिक अस्थिरता आ गई, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई. जब सरकार ही आपस में लड़ती रहेगी तो डिसीजन क्या लोगे, डेवलपमेंट की क्या बात करोगे? एंड दैट्स वेयर द स्टोरी चेंजेस. आप थोड़ा याद कीजिए, रॉबस्पियर ने ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर पूरे फ्रांस में लोगों को मारना शुरू किया और ज्यादातर पढ़े लिखे लोग मारे गए, इंटेलेक्चुअल्स मारे गए. क्योंकि रॉबस्पियर का विरोध कौन कर रहा था? पढ़े लिखे लोग, अवेयर लोग, थिंकर्स, फिलोसफर्स. So that reign of terror resulted in intellectual void in France that created intellectual darkness in France. And in this intellectual darkness, a man came out with a lamp in his hand. And I always say, a man with a short height and a huge stature, a man with sword in one hand and horse in another. Boys and girls, one of the most charismatic personality in the history of not only France but the entire Europe. I'm talking about a great hero and a reformer, Napoleon Bonaparte. The rise of this military dictator, Napoleon Bonaparte. All right? अब नेपोलियन बोनापार्ट की कहानी को तो एक बार यहीं रोकेंगे. Let's dive into the next topic. Let's dive into the next topic and let's talk about विमेन. महिलाओं के बारे में बात करते हैं कि रेवोल्यूशन में महिलाओं का क्या रोल था. व्हाट रोल विमेन प्लेड इन द रेवोल्यूशन. देखिए, पूरे रेवोल्यूशन में आप देख पाएंगे, जब हम वॉर की बात कर रहे थे, इन द वॉर ऑफ फ्रांस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया, आपको याद है 1792 में वॉर हुआ था. वहां पर भी हमने देखा कि व्हेन मेन वर बिजी इन फाइटिंग इन द वॉर, महिलाओं ने कहा था कि हम समाज में आगे बढ़ेंगे. दे स्टार्टेड अर्निंग लाइवलीहुड, पैसा कमाना शुरू किया. दे स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ देयर फैमिलीज, महिलाएं. लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस, women were not getting their rights. Women were not getting their rights. Women. तो बेसिकली आप देखेंगे शुरुआत से ही women were very active participants in the events of French Revolution, but they were not given their political rights. They had no access to their rights, especially political rights, voting rights. अगर हम women of third estate की बात करें, महिलाएं काम कर रही थी पैसा कमाने के लिए, घर चलाने के लिए. जैसे women were working as seamstress, laundress. laundress का मतलब कपड़े धोने वाले, seamstress मतलब कपड़ा सिलने वाले. So they were working as seamstress, laundress. They were selling fruits, vegetables, flowers. They were employed as domestic servants. पैसे वालों के घर में काम कर रही थी पैसा कमाने के लिए. जिंदगी बड़ी मुश्किल थी. And they had no access. They had no access to education. They had no access to skill training, job training. हाँ, women of upper class, women belonging to aristocrats, सिर्फ उन्हीं को थोड़ा बहुत एक्सेस मिल जाता था टू एजुकेशन. दे कुड स्टडी, लेकिन उनकी शादी भी जल्दी हो जाती थी. तो महिलाओं की जिंदगी बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा अधिकार नहीं थे उनके पास. और स्पेशली द विमेन ऑफ थर्ड एस्टेट, उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल थी. पैसा भी कमाना है, परिवार का भी ध्यान रखना है. दे हैड टू टेक केयर ऑफ देयर फैमिलीज, दे हैड टू कुक, दे हैड टू फेच वाटर, दे हैड टू बाय ब्रेड इन द मार्केट, दे हैव टू टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन. जिंदगी बहुत मुश्किल थी इनके लिए. द विमेन who were belonging to lower class, their wages were also very poor as compared to men. एक जेंडर डिवीजन था. उसी काम के लिए जो काम एक पुरुष कर रहा है, फॉर द सेम जॉब, फॉर द सेम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, women were paid less, their wages were less as compared to their male counterparts. पुरुषों से अगर कंपेयर करेंगे तो सेम काम के लिए, सेम नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स के लिए महिलाओं को कम पैसा मिलता था. यह भी एक समस्या की बात थी.
समझ रहे हैं? तो अल्टीमेटली जब वॉर हुआ, जैकबिन्स भी काफी एक्टिव हो गए थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ 1792 1793 विमेन स्टार्टेड बिकमिंग पॉलिटिकली एक्टिव। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं हर लड़की को काम करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। और काम करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि पैसा कमाइए। जब एक महिला घर से बाहर निकलती है, काम करती है, समाज में अपना एक स्टैंड लेती है, एक पोजीशन हासिल करती है, इट गिव्स देम कॉन्फिडेंस। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। ये जिंदगी में याद रखिएगा। टू बी सोशली इंडिपेंडेंट, अगर आप चाहते हैं कि अपने लिए आप फैसले खुद ले पाएं, तो उसके लिए आपको पहले अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लीड्स टू सोशल इंडिपेंडेंस। जब तक आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस में सुधार नहीं होगा, आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार कभी नहीं होगा। कितनी भी मूवमेंट चला लीजिए, कितना भी विरोध कर लीजिए, खड़े महिलाओं को होना पड़ेगा अपने लिए। मैथिली शरण गुप्त एक बहुत बड़े कवि हुए, उनकी दो पंक्तियां मुझे याद आ जाती हैं। मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि अन्याय सहकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस हेतु ही तो कौरवों और पांडवों का रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष के कल्पांत का कारण हुआ। विमेन हैव टू टेक देयर स्टैंड। और अगर अपनी सामाजिक परिस्थिति में सुधार चाहते हो, इफ यू वांट एन इंप्रूवमेंट, बेटरमेंट इन योर सोशल कंडीशंस, you need to be financially independent. You need to improve your financial conditions and stability. और जब आपकी सोशल कंडीशन में सुधार होगा, ऑटोमेटिकली पॉलिटिकल राइट्स मिलने लगेंगे। यही तो हुआ इंडिया में। आजादी से पहले देखिए कितना विमेन मूवमेंट चलने लगी, विमेन लीडर्स आगे आने लगी। विमेन लीडर्स इंडिया में पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, रास बिहारी सुंदरी, सरोजनी नायडू, विमेन लीडर्स जिनकी वजह से बदलाव आना शुरू हुआ। सो इन फ्रांस विमेन स्टार्टेड बिकमिंग पॉलिटिकली एक्टिव। दे स्टार्टेड फॉर्मिंग देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स। दे स्टार्टेड पब्लिशिंग देयर ओन न्यूज़पेपर्स। ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स बनने लगे, ऐसे अखबार छपने लगे which were exclusively run for the women and by the women। और इनमें से एक बहुत ही पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब था जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन विमेन। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट, अ वेरी पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब रन बाय विमेन एंड फॉर द विमेन। विमेन वर डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि पुरुषों को जो अधिकार दिए हैं हमें भी वही अधिकार चाहिए भाई। व्हाट मेन हैज गॉट, हमें भी यही अधिकार चाहिए। इफ यू रिमेंबर, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 विमेन वर कंसिडर्ड एज पैसिव सिटीजन्स, कि महिलाएं तो पैसिव सिटीजन्स हैं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेंगे। सो दे स्टार्टेड डिमांडिंग राइट टू वोट, कि वोट देने का अधिकार चाहिए। ऐसी बात नहीं है, इवन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट काफी बदलाव किए गए थे। ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट काफी बदलाव किए गए थे। जैसे स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल द गर्ल्स। स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी, हर लड़की को स्कूल जाने का अधिकार होगा। नंबर 2, नो वन कुड फोर्स वुमेन इनटू अ मैरिज अगेंस्ट देयर विल। उनकी इच्छा के विपरीत, अगेंस्ट देयर विल, किसी भी महिला को कोई शादी के लिए फोर्स नहीं कर सकता है, दबाव नहीं बना सकता है। यह भी अच्छा डिसीजन था। मैरिज हैड टू बी रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ। शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है अंडर द लॉ। एंड डाइवोर्स वॉज नाउ डिक्लेयर्ड एज लीगल। और पुरुषों के साथ साथ अब महिलाओं को भी यह अधिकार दिया गया कि वो डाइवोर्स मांग सकती हैं, तलाक मांग सकती हैं, अलग होने की बात कर सकती हैं अगर वो किसी शादी में खुश नहीं है। अच्छी बात है, इक्वल राइट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा विमेन वर नाउ गिवन जॉब ट्रेनिंग। पढ़ाई के साथ साथ, स्कूलिंग के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ दे वर नाउ गिवन एक्सेस टू जॉब ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट। अगर वो कोई बिजनेस चलाना चाहती हैं,
कोई काम करना चाहती हैं, आर्टिस्ट बनना चाहती हैं, तो उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। बड़े अच्छे बदलाव थे, बड़े पॉजिटिव बदलाव थे, बड़ा पॉजिटिवली सोचा जा रहा था अबाउट विमेन। लेकिन उनका प्राइमरी जो डिमांड थी, दैट वाज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। देयर प्राइमरी डिमांड वाज इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, कि अगर हमें कुछ दे सकते हो तो हमारे राजनीतिक अधिकार दो, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और ये नहीं मिल रहे थे। ये नहीं मिल रहा था। दिस वॉज देयर प्राइमरी डिमांड, प्राइमरी, ये प्राइमरी डिमांड थी। इवन ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर, अगर आप रेन ऑफ टेरर की बात करते हैं, ड्यूरिंग दिस रेन ऑफ टेरर, इस रेन ऑफ टेरर में ऑफ कोर्स जैकोबिन्स, रॉबस्पियर ने कहा कि देखो यार, जो कम कर रहे हैं वो ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलेंगे। ही वेरी स्ट्रांगली बिलीव्ड, ही हैड अ वेरी स्ट्रांग ओपिनियन अबाउट रोल ऑफ विमेन इन पॉलिटिक्स। उसने कहा कि राजनीति में महिलाओं का कोई जरूरत ही नहीं है। सो ही ऑर्डर्ड, he banned the political activities of women and he ordered the closure of women political clubs. उसने कहा कि जितने भी women clubs हैं इनको बंद किया जाए, और women political activities पर उसने प्रतिबंध लगा दिया, बैन कर दिया। बहुत सारी महिलाओं को अरेस्ट किया गया, and as we expect from Robespierre, he killed women publicly. महिलाओं को भी मारा इस आदमी ने। women were demanding देयर इक्वल, प्राइमरी डिमांड तो यही थी ना, इक्वल वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस। ये दो डिमांड्स थी जो महिलाएं कर रही थी। और आप देखिएगा, न केवल फ्रांस में इट बिकेम एन इंटरनेशनल मूवमेंट। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पर ये एक सफरेज मूवमेंट बन गई, जहां पर महिलाएं वोटिंग राइट्स मांग रही थी। एंड अल्टीमेटली it was in 1946. Ultimately, it was in 1946 women in France got their voting rights. कितना लंबा स्ट्रगल है यार। फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1789। 1789 से फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है और 1946 में जाकर women got their voting rights. स्ट्रगल देखो एक बार, स्ट्रगल 150 साल से ज्यादा का स्ट्रगल है टू गेट वोटिंग राइट्स। ये सीखने वाली बात है। यहां पर लोगों का एक अटेम्प्ट में जेई नहीं होता है, लोग रोने बैठ जाते हैं कि हमारा जेई क्रैक नहीं हुआ सर। बिग बैटल्स टेक बिग टाइम। अगर आपको लड़ाई लंबी, अगर बड़ी लड़ाई जीतनी है तो पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। टू विन बिग बैटल्स यू रिक्वायर बिग पेशेंस। ये जिंदगी में याद रखिएगा, ये हिस्ट्री नहीं है, जिंदगी के फॉर्मूले हैं। टू विन बिग बैटल्स यू रिक्वायर बिग पेशेंस। एक बार एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं, लोग रोने बैठ जाते हैं कि हमारा नहीं होगा सर। बिग पेशेंस, समझ रहे हैं? 1789 to 1946, पेशेंस, राइट टू वोट। समझ रहे हो? आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ विमेन, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विच इज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड with French Revolution, and that is the conditions of slaves. Let's talk about slavery. Let's talk about slavery. Throughout the world, हम ये कह सकते हैं एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था। A triangular slave trade was going on between 3 continents, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये वो रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे। अमेरिका फुल ऑफ रिसोर्सेज, अ लैंड फुल ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन इसके पास लेबर शॉर्टेज थी। यहां पर लोगों की कमी थी, लेबरर्स की कमी थी। अफ्रीका ये वो जगह है जहां पे रिसोर्सेज की कमी थी लेकिन लेबरर्स बहुत थे, लोग बहुत थे। तीसरा है यूरोप,
ये वो है जिसके पास ना तो रिसोर्सेज हैं ना लेबरर्स हैं, लेकिन इसको लोगों से काम करवाना आता है, रिसोर्सेज को यूज करना आता है। समझ रहे हो? ये है, अगर आप अपनी बॉडी को देखते हैं ना, ये है आपका दिमाग, माइंड। ये है आपका खाना, फूड जो आपको खाना है। और खाना खाने के लिए जिन हाथों की जरूरत है या जिस मुंह की जरूरत है, वो है ये अफ्रीका। तो ये जो दिमाग है, ये इस मुंह को कहेगा खाना खाने के लिए, या इन हाथों को कहेगा इस खाना को लेकर आने के लिए। ये आपका माइंड है, माइंड। ये आपके हैंड्स हैं। तो ये जो दिमाग है, ये हाथों का यूज करेंगे खाना खाने के लिए। अब इसको एक बार ध्यान से समझिएगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो स्लेव ट्रेड था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, देखिए जितने भी यूरोपियन मर्चेंट्स थे, यूरोपियन मर्चेंट्स, ये यूरोप से अफ्रीका आते थे। दे यूज टू कम फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका। यहां पर दे यूज टू बाय स्लेव्स। ये स्लेव्स को खरीदते थे और इन स्लेव्स को खरीद कर ऑल द वे टू अमेरिका, ये अमेरिका जाते थे। और इस अमेरिका से यहां पर इन दीज इंग्लिश कॉलोनीज, कैरेबियन आइलैंड्स, अक्रॉस द अटलांटिक, यहां पर इन स्लेव्स को यूज करते थे एज लेबरर्स, एज बॉन्डेज लेबरर्स ऑन द प्लांटेशन साइट्स। इन स्लेव्स को लाकर यहां पर प्लांटेशन ओनर्स को बेच देते थे और ये प्लांटेशन ओनर्स इनसे काम करवाते थे। और यहां पर जो भी प्रोड्यूस होता था, कॉफी, कॉटन, शुगर, ये सब लेकर जाते थे, इंडिगो, ये सब लेकर जाते थे यूरोपियन मार्केट में। तो एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड आपको दिखेगा। यू विल सी, यू कैन ऑब्जर्व अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका, फ्रॉम अफ्रीका टू अमेरिका एंड फ्रॉम अमेरिका बैक टू यूरोप। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था बिटवीन दीज 3 कॉन्टिनेंट्स। ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड। यहां पर आप देखेंगे प्लांटेशंस ऑफ टोबैको, प्लांटेशंस ऑफ इंडिगो, शुगर, कॉफी, क्योंकि यहां पर दे हैड शॉर्टेज ऑफ लेबर इन दीज प्लांटेशन साइट्स। तो आप देखेंगे स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रांस, द मर्चेंट्स फ्रॉम द सिटीज ऑफ बूडुआ, नैंटी, यहां से मर्चेंट्स, दीज आर दी पोर्ट सिटीज ऑफ फ्रांस, बूडुआ, नैंटी। यहां से आप देखिए बूडुआ, देखिए नैंटी, ये फ्रांस के अंदर है। ये रहा पेरिस, दिस इज पेरिस। सो दीज आर द पोर्ट टाउन्स ऑफ फ्रांस, बूडुआ, नैंटी। यहां से मर्चेंट्स यूज टू कम ऑल द वे टू यूरोप, सॉरी अफ्रीका, फ्रॉम यूरोप टू अफ्रीका। और अफ्रीका में आने के बाद दे यूज टू बाय दीज स्लेव्स फ्रॉम द लोकल लीडर्स। और इन स्लेव्स को हाथ में हथकड़ी डाल के, गले में जंजीर डाल के, पैरों में जंजीर पहना के, इन द शिप्स, बड़े बड़े जहाज थे, इनको डालते थे जहाज में, एंड ऑल द वे टू अमेरिका दे वर टेकन टू अमेरिका। 2 से 3 महीना लगता था इनको। इट यूज टू टेक 2 to 3 months। इनको लेकर जाते थे अमेरिका और वहां पर दे वर सोल्ड टू द प्लांटेशन ओनर्स। ये है ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड, ये है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द स्लेव लेबर। ताकि जिस सामान की जरूरत है यूरोपियन मार्केट में, फिर चाहे वो सामान कॉफी हो, शुगर हो, इंडिगो हो, वो मिल सके। These commodities were in great demand in European market. So port cities like Budva, Nanty, यहां पर तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ही इसलिए आई बिकॉज ऑफ स्लेव लेबर। तुम्हें ऐसे लेबरर्स मिल रहे हैं हु आर वर्किंग फॉर फ्री। सवाल ये उठता है कि विरोध क्यों नहीं हुआ? अगर किसी से फ्री में काम करवाएंगे और वो भी अफ्रीका से अमेरिका ले जाकर, तो क्या विरोध नहीं होगा? दे वर ब्रेन वॉश्ड कि भगवान चाहता है कि तुम स्लेव बनो, इसलिए तुम्हें काला पैदा किया है और हमें गोरा पैदा किया है। यू आर बॉर्न टू बी अ स्लेव, दैट्स वाई यू आर ब्लैक। दे वर ब्रेन वॉश्ड। उन्हें यह एहसास दिला दिया गया दैट यू आर सब ह्यूमन, तुम तो इंसान भी नहीं हो, इंसानों से भी नीचे हो, यू आर सब ह्यूमन। भगवान चाहता है कि तुम गुलाम बनो, स्लेव बनो, दैट्स वाई यू आर बॉर्न ब्लैक। दे वर ब्रेन वॉश्ड। विरोध कहां से होता? और अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो अगले जन्म में और बुरा होगा। अब जो इंसान पहले से परेशान है ना, उसको भगवान का डर दिखा दो, वो और डर जाएगा।
और पहले ही परेशान है, अगले जन्म में भगवान घोड़ा बना देगा, गधा बना देगा, कुत्ता बना देगा, भगवान नरक में भेज देगा, डर। सो दे वर वर्किंग एज स्लेव्स, स्लेवरी। लेकिन इस स्लेवरी को अबॉलिश करने की कोशिश की गई थी। देखिए, नेशनल असेंबली वॉज ऑल्सो अगेंस्ट स्लेवरी, लेकिन किसी चीज का विरोध करना अलग बात है और उस चीज का विरोध करने के लिए स्टैंड लेना अलग बात है। पब्लिकली किसी चीज का विरोध करना, बहुत दम चाहिए इसके लिए। नेशनल असेंबली को मालूम था कि स्लेवरी शुड बी अबॉलिश्ड, ये बंद होना चाहिए, लेकिन नेशनल असेंबली को पता था कि अगर ये बंद कर दिया, द रिच पीपल, द बिजनेसमैन, वो नाराज हो जाएंगे, और वो नाराज हो जाएंगे तो पैसा कहां से आएगा सरकार चलाने के लिए। तो यहां पर डिबेट्स तो बहुत हुई, दे हैड लॉन्ग डिबेट्स, लेकिन कोई भी लॉ पास नहीं किया गया टू अबॉलिश स्लेवरी। ये स्लेवरी को बंद ही नहीं कर पाए क्योंकि दे वर हाईली स्केयर्ड ऑफ द ऑपोजिशन फ्रॉम बिग बिजनेसमैन। अल्टीमेटली ये जैकोबिन्स ने किया, 1794 में नेशनल कन्वेंशन ने किया। इन 1794 स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन फ्रांस। 1794, ये प्लीज ध्यान रखिएगा, इन 1794 स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन फ्रांस। दे सेट ऑल द स्लेव्स फ्री। लेकिन इसके ठीक 10 साल बाद, इन 1804, इसके ठीक 10 साल बाद, इन 1804 नेपोलियन री इंट्रोड्यूस्ड स्लेवरी। 1794 में स्लेवरी को बैन किया कन्वेंशन ने, और इसके ठीक 10 साल बाद 1804 में स्लेवरी वॉज री इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस बाय नेपोलियन। ये गलती थी नेपोलियन की, ये उसने गलत किया। फाइनली इन 1848, 1848 में स्लेवरी बैन हुई इन फ्रांस। प्लीज रिमेंबर दिस ईयर, 1848. Ultimately, it was in 1848 where slavery was finally abolished in France. Finally. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 1794 कन्वेंशन ने स्लेवरी को बैन किया, 1804 नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी, और 1848 स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड। तो यहां पर बात आती है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द एवरीडे लाइफ ऑफ द पीपल। फ्रेंच रेवोल्यूशन का लोगों की आम जिंदगी पर क्या इफेक्ट था, लोगों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लोग कितना खुश थे, क्या बदलाव आया उनके जीवन में। देखिए, ये तो हम कह सकते हैं बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन आई कैन वेरी सेफली से दिस कि आजादी पर बात हो रही थी, इंडिविजुअल फ्रीडम जिसको हम लिबर्टी कहते हैं। लोगों को एक नई आजादी मिली अपनी बात कहने की, अपनी बात रखने की, लोगों को अधिकार मिला अपना जीवन अपने हिसाब से जीने का। इसको कहते हैं इंडिविजुअल फ्रीडम, है ना, व्यक्तिगत आजादी, लिबर्टी। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात होने लगी कि एक ऐसा फ्रांस हो जहां पर कानून के सामने सब समान है, सब बराबर है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, यह भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव जो आया दैट वाज अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। जो सबसे बड़ा बदलाव आया वो था अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का जो लोग मतलब नहीं जान पा रहे हैं, देखिए सेंसरशिप का मतलब ये होता है जब सरकार का कंट्रोल होता है ओवर द मीडिया एंड प्रेस। सेंसरशिप, जब सरकार या राजा मीडिया को, प्रेस को कंट्रोल करें। आप अखबार में क्या छापने वाले हैं, आप जर्नल्स में क्या पब्लिश करने वाले हैं, आप रेडियो पर या टेलीविजन पर क्या ब्रॉडकास्ट करने वाले हैं, जब उस पर सरकार का कंट्रोल होता है उसे कहते हैं सेंसरशिप। फ्रांस में भी था, फ्रांस में भी था। लोग जो भी लिखना चाहते हैं, जो भी पब्लिश करना चाहते हैं, दे हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। राजा ने कुछ सेंसर्स को अपॉइंट किया था जिनका यह काम था कि अखबारों में, मैगजीन्स में, प्रेस में क्या छप रहा है उसे अप्रूव करना, उसे देखना, पहले उसे वेरीफाई करना कि जो छप रहा है वो ठीक है या नहीं है, कहीं लोग मेरा विरोध तो नहीं कर रहे हैं, कोई भी राइटिंग, कोई भी आर्टिकल, कोई भी न्यूज मेरे अगेंस्ट तो नहीं है, मेरी पॉलिसीज के अगेंस्ट तो नहीं है। अगर ये हो रहा है तो इसका विरोध करेगा राजा, उसको बैन करेगा, उसे पब्लिश नहीं होने देगा, उसे अप्रूव नहीं करेगा।
इसी को कहते हैं सेंसरशिप। देखिए, इसका एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल लेने के लिए आप देख सकते हैं, इंडिया में, हिंदुस्तान में, जब भी आप कोई फिल्म देखने जाएंगे थिएटर में, मैं किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, जब भी आप कोई फिल्म थिएटर में देखने जाएंगे तो फिल्म की शुरुआत होती है एक सर्टिफिकेट से। आप देख पाएंगे कि पूरा स्क्रीन पर एक व्हाइट कलर का सर्टिफिकेट आता है जिस पर या तो लिखा रहेगा यू, या लिखा होगा U/A, या फिर लिखा होगा A। इन तीन में से कुछ एक लिखा होगा, है ना। यू का मतलब है यूनिवर्सल, भाई पारिवारिक फिल्म है, उसमें किसी भी तरह की कोई अभद्रता नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है, हर वर्ग का, हर उम्र का बच्चा, बड़ा, बूढ़े, सब इस फिल्म को देख सकते हैं, हमने कहा यूनिवर्सल फिल्म है ये। या फिर लिखा होगा U/A, इसका मतलब इस फिल्म को 14 साल या उससे ऊपर के लोग देख सकते हैं, अंडर पेरेंटल गाइडेंस, है ना, माता पिता के साथ बच्चे देख सकते हैं। और ए मतलब इट्स फॉर एडल्ट्स, ये 18 वर्ष से ऊपर के लोगों के लिए है। उसमें हो सकता है कुछ गाली गलौच हो, या कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो, या स्मोक करने का, ड्रिंक करने का कोई सीन हो, या ज्यादा खून खराबा हो, उसको ए सर्टिफिकेट मिल जाता है। इंडिया में फिल्मों को थिएटर के लिए सर्टिफिकेट देने का काम करती है CBFC। इसको कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, आम भाषा में कहते हैं सेंसर बोर्ड। अगर आप में से किसी ने ये वर्ड सुना हो, हम कहते हैं सेंसर बोर्ड। सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म को रोक दिया, सेंसर बोर्ड ने उस फिल्म में इस सीन को काट दिया। तो अब आप कहेंगे कि इंडिया तो एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, यहां पर सेंसरशिप होती है। देखिए, इंडिया में सेंसरशिप का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें किसी फिल्म में वल्गैरिटी है या वॉयलेंस है वो चेक करना, नहीं। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर इतने समुदाय हैं, इतनी कम्युनिटीज हैं, इतने धर्म और जाति के लोग हैं। आप एक फिल्म में किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट, आप किसी एक समुदाय के अगेंस्ट कुछ बोल देंगे, अगले दिन दंगे हो जाएंगे। तो सेंसरशिप होना बहुत जरूरी है यहां पर। किसी भी फिल्म में कल को कोई उठकर बोल देगा किसी एक समुदाय के अगेंस्ट, किसी एक धर्म के अगेंस्ट, अगले दिन यहां पर दंगे हो जाएंगे। तो सेंसर करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारे यहां पर सेंसर बोर्ड है। लेकिन ये जो सेंसरशिप है, ये एक एब्सोल्यूट सेंसरशिप है कि अगर आपने राजा के अगेंस्ट कुछ भी बोला, सही या गलत, हो सकता है आप सही हो सकता है आप राजा की कमी निकाल रहे हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अलाउड नहीं है। देयर इज नो फ्रीडम ऑफ प्रेस, देयर इज नो फ्रीडम ऑफ मीडिया, प्रेस की आजादी नहीं है। इसी को ही कहते हैं एब्सोल्यूट सेंसरशिप, और ये फ्रांस में था। ऑल द रिटन मटीरियल, कल्चरल एक्टिविटीज, दे वर सेंसर्ड। लेकिन बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन सेंसरशिप वॉज अबॉलिश्ड। इस सेंसरशिप को अबॉलिश किया, और जैसे ही इसको अबॉलिश किया, एज सून एज, अगर आपको याद हो, 1791 डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, पीपल गॉट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लोगों को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और जैसे ही ये हुआ, जैसे ही सेंसरशिप वॉज अबॉलिश्ड, पूरे फ्रांस में सर बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई। न्यूज़पेपर्स की आर्टिकल्स, जर्नल्स सब छपने लगा, प्रिंटेड मटेरियल। अब पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो कुछ भी हो रहा था, ऑल द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, दे वर वेरी categorically described in the writings of the people. They were very well explained in the writings by the people. फिर चाहे वो न्यूज़पेपर्स थे, चाहे वो जर्नल्स थी, लोग अपने विचारों को खुलकर लोगों के सामने रखने लगे। फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कि अगर आप किसी बात का विरोध भी करना चाहते हैं, वो भी आप खुल के कर सकते हैं। देखिए, इस आजादी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो हो रहा है वो बता दिया। अगर आप सरकार की किसी बात से खुश नहीं है, आपको पूरा अधिकार है सरकार का विरोध करने का, अपनी बात रखने का, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। इसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसी को कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हर वर्ग की बात सुनेगी, हर ओपिनियन को सुनेगी, हर पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेगी। इसी को कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ना केवल प्रिंटेड मटेरियल, आप देखेंगे सॉन्ग्स, आप देखेंगे प्लेज, फेस्टिव प्रोसेशन। देखिए, प्रॉब्लम क्या थी ना, कि ये जो रिटन मटेरियल है, ये सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही यूज कर सकते थे। ओनली एंड ओनली लिटरेट पीपल,
अखबार कौन पढ़ सकता है? जो पढ़ा लिखा है, जिसको पढ़ना लिखना आता है। जिसको पढ़ना नहीं आता है वो असाक्षर है, वो शिक्षित नहीं है, तो अखबार नहीं पढ़ पाएगा। उनके लिए सॉन्ग्स, प्लेज, फेस्टिव प्रोसेशंस कि हर वो व्यक्ति जिसको पढ़ना नहीं आता है वो इनको देखकर राष्ट्रवाद की भावना ले सकता है, देश में क्या हो रहा है वो जान सकता है। समझ रहे हो? लार्ज नंबर ऑफ पीपल स्टार्टेड बीइंग अट्रैक्टेड टू दीज। ठीक है, सेंसरशिप। अब बात आती है टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर। देखिए, जब हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं तो आपको याद हो मैंने कहा था कि नेपोलियन की कहानी को एक बार हम यहीं रोकते हैं, जब हमने बात की थी अबाउट द राइज ऑफ नेपोलियन। इस चैप्टर में नेपोलियन के बारे में बहुत ब्रीफ दिया गया है, तो एज पर योर सिलेबस ही बात करेंगे, एज पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ही बात करेंगे। प्लीज रिमेंबर द ईयर 1804। नेपोलियन की कहानी बहुत लंबी कहानी नहीं है। 1804 टू 1815, बस ये 11 साल है नेपोलियन के। वो राजेश खन्ना कहता है ना आनंद मूवी में कि बाबू मोशाय, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। नेपोलियन 11 साल, बस ये 11 साल इस आदमी के ऐसे थे कि पूरी दुनिया में इस आदमी का नाम था, एंटायर वर्ल्ड। आप सोचिए ना, 1815 ये आदमी हार गया और 1821 में इस आदमी की मृत्यु हुई। नेपोलियन डाइड इन 1821। इसके मरने के 200 साल बाद भी इसकी बात कर रहे हैं। यार इस आदमी में कुछ तो दम रहा होगा, यार इस बंदे में कुछ तो दम रहा होगा कि इसके मरने के 200 साल बाद भी इस आदमी की बात हो रही है। नेपोलियन तो इन 1804 he became the emperor of France. He proclaimed himself as the emperor of France. नेपोलियन ये फ्रांस का एम्परर बनता है और फ्रांस का एम्परर बनने के बाद ये पूरे यूरोप को जीतता है। और इसकी कमाल की बात ये थी कि जहां जहां पर ये वॉर करता था, जिस जिस एरिया को ये जीत लेता था, वहां पर अपने ही किसी फैमिली मेंबर को बिठा देता था। किसी से अगर बदला लेना हो ना, उसको मारो मत, ये नेपोलियन ने सिखाया। उस पर इतने एहसान कर दो कि तुम्हारे एहसान तले वो आदमी दब जाए। तुम किसी को मारोगे, एक बार मारोगे, 2 बार मारोगे, तुम उसके ऊपर इतने एहसान कर दो वो वैसे ही दब जाए। वो भैया नेपोलियन, इस आदमी का पूरा बचपन गरीबी में गया। बहुत लोगों ने परेशान किया, बहुत लोगों ने सताया, धमकाया, डराया, बट वेन ही रोज टू पावर, जब इस आदमी के हाथ में शक्ति आ गई, पावर आ गई, राजा बन गया फ्रांस का। किसी को मारा नहीं इसने, तो तुमने ही कहे थे ना इधर आओ, नहीं। आपकी जिंदगी में बहुत लोग ऐसे होंगे जो आपको परेशान करेंगे, तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारा एग्जाम क्रैक नहीं होगा, तो ये मत सोचो कि जिस दिन बन जाएंगे इनको मारेंगे, नहीं। जिस दिन इस लायक बन जाओ तो अपने गांव में जाओ, BMW लेकर, 80 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी, गांव में जाओ, तो आधे लोगों का हार्ट अटैक वैसे ही आ जाएगा, बीपी हो जाएगा, शुगर हो जाएगा। मारो मत उनको। किसी के घर गए, लो 1 लाख रुपए दे दिया, नहीं नहीं रखो रखो, अरे भैया, तुम्हारे एहसान तले वो आदमी दब जाएगा कि तुम ऑटोमेटिकली ऊंचे हो जाओगे। नेपोलियन, ये आदमी जहां पर भी राज करता था अपने फैमिली मेंबर को बिठाता था कि जाओ स्पेन तुम संभाल लो, जाओ जर्मनी तुम संभाल लो। Wherever he used to win the war, he used to place his family members. परिवार के लोगों को बिठाया था। साम्राज्य भी बड़ा हो रहा है और परिवार के लोग बिठा दिए, ट्रस्टेड पीपल। और क्योंकि उन लोगों को पावर मिली है बिकॉज ऑफ नेपोलियन, वो नेपोलियन के एहसान तले दबे भी हैं, डरे हुए भी हैं। नेपोलियन को कंफर्म है कि ये कभी विरोध नहीं करेंगे, इनको सिंहासन पर बिठाया मैंने। ही यूज्ड टू प्लेस हिज फैमिली मेंबर्स एंड नेपोलियन वाज ऑलवेज पॉपुलर इन यूरोप एज अ मॉडर्नाइजर, एज अ रिफॉर्मर ऑफ यूरोप। सिर्फ फ्रांस का नहीं, ही वॉज प्रोक्लेम्ड, ही वॉज ऑलवेज सीन एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, एज अ रिफॉर्मर ऑफ यूरोप, रिफॉर्मर।
एज अ लिबरेटर, इसके लिए तो बहुत एडजेक्टिव्स का यूज किया गया है, इसके लिए तो बहुत सारे विशेषणों का यूज किया गया है, एडजेक्टिव्स। मॉडर्नाइजर, रिफॉर्मर, लिबरेटर ऑफ यूरोप, पूरा सिर्फ फ्रांस का नहीं पूरे यूरोप का मॉडर्नाइजर है ये आदमी। इन 1804 ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिविल कोड। 1804 में जैसे ही ये आदमी फ्रांस का एम्पायर बना, ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिविल कोड, फ्रांस में एक नया कानून लगा दिया। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, देखिएगा प्लीज, ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट्स। पूरे फ्रांस में वेट्स और मेजरमेंट्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लगा दिया, एक स्टैंडर्ड सिस्टम लगा दिया। टू प्रमोट फ्री ट्रेड, ही इंट्रोड्यूस्ड कॉमन करेंसी इन फ्रांस। ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म लॉज फॉर एंटायर फ्रांस, पूरे फ्रांस के लिए यूनिफॉर्म लॉज, ये पूरे फ्रांस में एक जैसा कानून होगा जो मेरा होगा, यूनिफॉर्म लॉज। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सच है कि नेपोलियन को हमेशा एक लिबरेटर या रिफॉर्मर के रूप में देखा गया है, कुछ गलतियां इस आदमी से जरूर हुई हैं। ही मेड सम मिस्टेक्स, इस आदमी ने सेंसरशिप लेकर आया, इसने फ्रांस की डेमोक्रेटिक स्पिरिट को खत्म किया था, इसने स्लेवरी को रीइंट्रोड्यूस किया था, कुछ गलतियां इसने भी की थी। एंड अल्टीमेटली ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू 1815, 1815 में वाटरलू के युद्ध में, इन द बैटल ऑफ वाटरलू ही वॉज डिफीटेड। बहुत बच्चे एग्जाम में एक गलती कर देते हैं कि नेपोलियन डाइड इन 1815, नेपोलियन 1815 में मरा नहीं था, वो मरा नहीं था, ही वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया, ये चार पावर्स ने मिलकर इसको हराया था 1815 वाटरलू के अंदर। इसकी डेथ हुई थी 1821 के अंदर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा प्लीज। बहुत बच्चे लिख जाते हैं कि नेपोलियन डाइड इन 1815, नहीं, गलत है, ही वॉज डिफीटेड इन 1815। तो इसका जो रूल था वो 1804 से 1815 था, ये हमें इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। एक छोटा सा पॉइंट हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो लीगेसीज हैं वो पता होनी चाहिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन से वी गॉट द आइडियाज लाइक लिबर्टी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से वी गॉट आइडियाज लाइक इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक स्पिरिट, है ना, जो लोकतांत्रिक भावना है वो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन से या फ्रांस से निकल के आई बाहर। इवन स्लेवरी से जो आजादी मिली, द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज फ्रॉम स्लेवरी, ये भी फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से है। एक छोटा सा क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि कौन से इंडियन लीडर्स, विच इंडियन लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहां पर आपको दो नाम पता होने चाहिए, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कौन से दो इंडियन लीडर्स जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से, फ्रांस की क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे। एक नाम है टीपू सुल्तान और दूसरा नाम है राजा राम मोहन रॉय। ये दो नाम आपको पता रखने हैं, याद रखने हैं। टीपू सुल्तान एंड राजा राम मोहन रॉय, दे वर हाईली इंस्पायर्ड बाय फ्रेंच रेवोल्यूशन। सो बिफोर वी सम अप दिस सेशन, आज के सेशन में टू जस्ट गिव यू अ क्विक ओवरव्यू, आज के सेशन की हमने शुरुआत की थी बाय अंडरस्टैंडिंग द इवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमने शुरुआत की थी 14th of July 1789 से, जहां पर हमने बात की अबाउट द स्टॉर्मिंग ऑफ बेसील। याद रखिएगा, स्टॉर्मिंग ऑफ बेसील 14th of July 1789। उसके बाद हमने समझा कि इनके पीछे क्या रीजंस थे। हमने फ्रांस के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को समझा, जहां पर हमने लुई 16 की बात की, मैरी एंटनी के बारे में बात की, मिनिस्टर्स के बारे में बात की। हमने फ्रांस की इकोनॉमी को समझा, जहां पे हम करप्ट टैक्सेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे। देयर वर डायरेक्ट टैक्सेस जैसे कि टाइथ, टेल, देयर वर इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कुछ कमोडिटीज पर लगते थे जैसे कि टोबैको, सॉल्ट, वाइन। हमने फ्रांस के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बात की, जहां पर 3 एस्टेट्स थी। फर्स्ट एस्टेट जहां पर क्लर्जीज थे, सेकेंड एस्टेट जहां पर नोबल्स थे, और थर्ड एस्टेट जहां पर मिडिल क्लास पीपल और लोअर क्लास पीपल थे, जिसमें बेगर्स, आर्टिसंस, लेबरर्स, वर्कर्स, फार्मर्स, ये सब थे। प्रॉब्लम ये थी कि एंटायर टैक्सेशन बर्डन was on the shoulders of third estate. The members of first and second estate, they were exempted from paying any tax. इसके बाद हमने बात की थी कि राजा ने तय किया to call a meeting of estates general,
दैट वाज ऑन 5th ऑफ May 1789। ये हमने चर्चा की थी, लेकिन वो मीटिंग फेल हो गई थी बिकॉज ऑफ दैट वोटिंग डिसीजन। राजा ने कहा था ईच एस्टेट विल हैव वन वोट। अल्टीमेटली 20th ऑफ जून 1789 फॉर्मेशन ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल असेंबली एंड पीपल टुक टेनिस कोर्ट ओथ। ये हमने बात की थी अंडर द लीडरशिप ऑफ मिराबो एंड अबेसियस। इसके बाद हमने बात की थी 1791 फ्रांस गॉट इट्स फर्स्ट एवर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन्स थे और सरकार के 3 ऑर्गन्स थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इस कॉन्स्टिट्यूशन के हमने प्रोज एंड कॉन्स की बात की थी। इसी के साथ हमने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मेन एंड सिटीजन के बारे में भी बात की थी। इसके बाद हमने बात की थी अबाउट द वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया 1792 अप्रैल। इसके बाद जैकबिन्स आ गए थे, विरोध हुआ 1792 अगस्त पैलेस ऑफ टॉलरी के बाहर, राजा रानी को अरेस्ट कर लिया गया था। आगे जाकर हमने देखा कन्वेंशन रूल्ड, फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया एंड जैकबिन्स केम टू पावर। राजा और रानी दे वर किल्ड पब्लिकली। हमने रेन ऑफ टेरर की बात की 1793 से 1794। अल्टीमेटली जुलाई 1794 रॉबस्पियर को भी मार दिया गया था एंड देन फ्रांस वॉज रूल्ड बाय 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड अ डायरेक्टरी, जिसके अंदर 5 मेंबर्स थे। इनके बीच में क्लैशेस रहते थे विच रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जिसकी वजह से देर वॉज अ राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर जिसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। 1804 ही बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। 1815 ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। महिलाओं के बारे में बात की थी कि रेवोल्यूशन में उनका क्या रोल था और कौन कौन से मेजर्स लिए गए थे टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ विमेन, वो हमने बात की थी कि स्कूलिंग वॉज मेड कंपलसरी, जॉब ट्रेनिंग दी जाएगी, नो वन कुड फोर्स देम इनटू मैरिज, मैरिज हैड टू बी रजिस्टर्ड अंडर लॉ, डाइवोर्स वॉज मेड लीगल। ये सब हम बात कर रहे थे, बट अल्टीमेटली विमेन डिमांडेड वोटिंग राइट्स जो उनको मिला 1946 में। सो स्लेवरी के बारे में बात हुई। एक ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड था यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका के बीच में। तो हमने ये देखा था कि 1794 में स्लेवरी को अबॉलिश किया कन्वेंशन ने, 1804 में नेपोलियन ने रीइंट्रोड्यूस किया और उसके बाद अल्टीमेटली 1848 में ये फाइनली अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया स्लेवरी इन फ्रांस। और इसके बाद हमने एक सेंसरशिप के बारे में बात की थी कि बिकॉज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आया, सेंसरशिप वॉज अबॉलिश्ड इन फ्रांस। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में यही सब था। आई रियली होप कि एक सिंगल गो में, एक सिंगल शॉट में ये चैप्टर आपको पूरा रिवाइज हो गया है। स्टिल आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि इस चैप्टर का एक रिविजन देखिएगा, एक रीडिंग एनसीईआरटी से लीजिएगा। और आई रियली बिलीव कि this video was quite informative to you, helpful to you. So we'll meet soon in the upcoming session with the next chapter. Till then, you guys please take care of yourselves. Have a great time. This was Shubham Gupta. Sayonara. Thank you so much. Thank you so much. आपका बहुत